जय श्री राम बच्चों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल पिछली वीडियो में अपन ने संपूर्ण गणित का पार्ट 1 क्लियर किया। आज अपन पार्ट 2 पढ़ने जाएंगे। कल मैंने लास्ट 17वीं प्रश्नावली के फॉर्मूले लिखवाए थे। आज उन पर आधारित कुछ प्रश्न अपन करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने करवाया माध्य, माध्यक और बहुलक, उनके मैंने फॉर्मूले लिखवाए। आज उनका अपन मतलब समझेंगे और उन पे एक एक सवाल हल करेंगे। ध्यान से सुनना, ये 6 नंबर का प्रश्न अवश्य अपना आता है। तो देखो कैसे हल करते हैं। जैसे अपन ने एक प्रश्न लिया, ये अपने पास प्रश्न बन गया। ये हो गया मेरे पास वर्ग अंतराल। क्या है ये? वर्ग अंतराल। उसके बाद मेरे पास आती है एफ, ये इसको कहते हैं बारंबारता। तो ध्यान से देखना, वर्ग अंतराल मेरे पास लिया सवाल 0 से 10, 10 से 20, और ये हो गया 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये अपन ने वर्ग अंतराल लिया। एग्जाम में दे दिया जाए कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये सवाल आ गया। और एफ अपने को दे दिया जाए 5, 6, 3, 4, 2, ऐसा कुछ दे दिया जाए। ये होती है अपने पास बारंबारता। अब इससे अपन केवल क्या निकालेंगे? आज माध्य निकालेंगे। और माध्य क्या करने की मैंने आपको 3 विधि बताई है: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो पहले अपन पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो ध्यान से सुनना, ये जो मेरे पास वर्ग अंतराल है, इससे अपन निकालेंगे x का मान। क्या निकालेंगे? x का मान। बारंबारता को f बोलते हैं, इसको अपन fi लिख देते हैं और x को xi लिख देते हैं। देखो 0 और 10 के मध्य का मान क्या आएगा? 5, और 10 और 20 के मध्य का मान 15। इसका कितना आएगा? 25, और ये कितना आएगा? 35, और ये लास्ट में 45। ये अपने पास आ गया x का मान। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन करेंगे प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। किससे? प्रत्यक्ष विधि से। तो पहला मैं लिखने जा रहा हूं प्रत्यक्ष विधि से माध्य। प्रत्यक्ष विधि, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया, x सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ये अपन ने बताया सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो देखो अपने को चाहिए केवल fi और xi का गुणा। तो पहले अपन करेंगे fi गुणा में xi। ये देखो, और अपन करने जा रहे हैं किस विधि से हल? प्रत्यक्ष विधि से। किससे करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से हल करने जा रहे हैं। तो 5 25 और 15 से 90 और 25 दिए 75 और 35 चौक 140 और 45 दूना 90। ये अपने पास टोटल हो गया। और इसका टोटल करेंगे और अपन f का टोटल करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा fi xi और बटे में सिग्मा fi है। तो देखो fi xi मेरे पास ये है, इनका सबका योग करूंगा तो कितना हो गया? 5 और 5 10, 1 9 और 1 10 और 4 14 और 7 21 और 9 30 और 2 32, 3 और 1 4, 420 आ गया। यह है अपने पास सिग्मा fi xi। इधर सिग्मा fi कितना आया? 2 और 4 6 और 3 9 और 6 15 और 5 20। ये अपने पास fi आ गया। दोनों मान कंप्लीट हो गए। ध्यान से देखो, ये प्रत्यक्ष विधि है, सबसे सरल विधि, सबसे छोटी विधि है। ये वर्ग अंतराल है, इससे अपन ने x का मान निकाल लिया, f का मान अपने को दे ही दिया और f गुणा xi कर दिया। अब इन मान को अपन रख देते हैं। इधर क्या आया? 420 और इधर कितना आया? 20। तो देखिए x बार बराबर 420 बटे में 20, कितना हो गया? 0 से 0 कट गया और 21 आ गया। माध्य कितना आ गया अपने पास है? 21। प्रत्यक्ष विधि से तो 21 माध्य अपना आ गया। अब ये पूछा जाए सेकंड विधि अपने पास कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि। तो देखो सेकंड विधि अपने पास कल्पित माध्य आती है, उसमें सबसे पहले चाहिए होता है अपने को कल्पित मान। तो देखो कल्पित मान निकालेंगे। कल्पित मान को बोलते हैं a, और a होता है x का मध्य बिंदु। मध्य में जो आ रहा है वो अपना कल्पित मान होगा। तो ध्यान से देखो, अपन ने 2 ऊपर छोड़ी संख्या और 2 नीचे छोड़ी। मध्य में क्या आ गया मेरे पास? 25। तो a का मान क्या हो जाएगा मेरे पास? 25 हो गया। a का मान कितना हो गया? 25 हो गया। देखो ये तो हो गई अपने पास प्रत्यक्ष विधि से। तो अगली विधि में ये अपने पास काम नहीं आएगा, ये और ये काम आएंगे उससे। अब देखो मध्य मान निकाला, कितना आ गया? a का मान 25। अब क्या करते हैं? दूसरा मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे को करना है किससे? कल्पित माध्य विधि से।
कल्पित माध्य से अपन माध्य निकालेंगे तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये अपने पास फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ध्यान से देखो, अपने को चाहिए a का मान आ गया 25, एफ आई अपने पास क्लियर है, एफ आई आ गया, डी आई चाहिए। तो देखो डी आई का फॉर्मूला है मेरे पास, डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए है। एक्स आई कितना है 5, 5 में से एक हटाऊंगा 25, 5 माइनस 25 बराबर क्या बच गया माइनस का 20, 15 माइनस 25 बराबर क्या बच गया माइनस का 10, और 25 में से 25 गया तो क्या बचा 0, 35 में से 25 गया तो 10, और 45 में से 25 गया तो कितना बच गया 20, ये अपने पास आ गया। अब आगे क्या दे रखा है, एफ आई गुणा में डी आई, क्या दे रखा है एफ आई गुणा में डी आई। तो एफ आई मेरे पास ये रहा, डी आई मेरे पास ये आ गया, गुणा कर देंगे, देखो क्या हो गया एफ आई गुणा में डी आई, एफ आई को डी आई से गुणा किया तो कितना आ गया 20 से 5 100 माइनस का 100, और 10 से की 60 माइनस का 60 आ गया, 0 आ गया इधर, 10 चौक 40 और 20 से दूनी 40, ये आ गया अपने पास। इन सबका ऐड करेंगे तो माइनस वाला तो कितना होता है 160, इन दोनों का ऐड तो कितना हो गया माइनस का 160, वो हो गया माइनस का 160। उसके बाद 40 और 40 कितने होते हैं 80, तो कितना बचेगा माइनस का 80, तो ये मेरे पास बच गया माइनस का 80 बच गया। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं, देखो कैसे, x बार बराबर a का मान कितना है मेरे पास 25, a का मान है 25, आगे क्या लग रहा है प्लस, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना है मेरे पास माइनस का 80, तो ये हो गया माइनस का 80, और एफ आई कितना है मेरे पास कितना है 20, ये हो गया मेरे पास है 20। अब क्या करते हैं, x बार बराबर 25 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस 80 बटे में 20, 0 से 0 कट गया, x बार बराबर 25 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 21। यहां पर भी कितना आया था माध्य 21 आया, और यहां पर भी माध्य का कितना आया 21। ये हो गई मेरे पास कल्पित माध्य विधि। देखो कल्पित माध्य विधि में ये पोर्शन नहीं आएगा बस केवल, बाकी सारे आएंगे, ठीक है। अब अपन करते हैं तीसरा पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। तो देखो पग विचलन से माध्य कैसे निकालते हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में h, क्या हो गया सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में h। इसको ध्यान से समझना, ये अपने पास पग विचलन विधि है। तो देखो डी आई चाहिए, अब अगले में पग विचलन में अपने पास कौन सा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, बाकी सारे काम आएंगे। वर्ग अंतराल आई गया, एफ आई गया अपने पास, एक्स आई आई गया, और डी आई अपने पास निकल गया। देखो क्या फॉर्मूला है एफ आई यू आई, तो ध्यान से देखना, यू आई मेरे पास निकालना है, और यू आई का फॉर्मूला है डी आई बटे में एच। यू आई का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डी आई बटे में एच। तो देखो h मेरे को चाहिए, और h होता है वर्ग में अंतर कितने कितने का है, कितने का है 10-10 का अंतर आ रहा है। देखो तो क्या लिखते हैं, कल्पित मान तो वही a हो गया, और इधर इसके बाद क्या लिखेंगे h बराबर कितना आ गया मेरे पास है 10, तो h का मान 10 कंप्लीट। तब देखो क्या निकालने जा रहे हैं, यू आई बराबर डी आई बटे में h, तो डी आई कहाँ पर है ये रहा माइनस का 20, माइनस के 20 में h का भाग दिया कितना आ गया 10 का भाग दिया माइनस का 2, 10 में 10 का भाग दिया कितना आ गया माइनस का 1, 0 में 10 का भाग दिया 0, और 10 में 10 का भाग दिया 1, और 20 में 10 का भाग दिया 2। अब इनका ऐड कर देंगे, ये काम ही नहीं आएगा अपने पास नहीं ये काम आएगा। अब इनका ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 होता है माइनस का, कितना होता है माइनस का 3, और इधर 2 और 1 3 होता है प्लस का, दोनों कट गए। तो सिग्मा एफ आई अभी नहीं कटेगा, अपने पास यू आई आया है। अब अपने को क्या करना है, सिग्मा अभी तो केवल एफ आई और यू आई करना है। देखो इधर क्या करेंगे, एफ आई और यू आई, तो एफ आई कहाँ पर है मेरे पास, ये रहा 5, इस 5 को 2 से गुणा किया माइनस का 10, और 6 एकम 6, 0 को गुणा किया 0, 4 एकम 4, और 2 दूनी 4। तो देखो 10 और 6 कितना होता है 16, माइनस का क्या हो गया 16, और 4 और 4 8, तो ये क्या निकलेगा माइनस का 8 निकल के आ गया। इन सबको ऐड किया, और सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस का 8 यहाँ रख देंगे मान। देखो कैसे रखते हैं, h का मान कंप्लीट, यहाँ देखो x बार बराबर a का मान कितना है 25,
और प्लस एफ आई यू आई का मान कितना है -8 और एफ आई का मान कितना है मेरे पास 20 और गुणा में क्या है 10। 0 से 0 कट गया, x बार बराबर 25 और 2 चौक 8, x बार का मान कितना आ गया 21। देखिए अपन ने 3 विधि से इस सवाल को हल किया, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। तीनों विधियों से अपना आंसर आया 21, 21 और 21। ध्यान से सुन लेना, या तो आपको पूछ सकता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य या कल्पित माध्य या पग विचलन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने को, बिल्कुल सिंपल सवाल है और सिंपल हल हो गया। उतारिए। तो देखो बच्चों, ये माध्य तीनों विधियों से अपने पास हल हो गया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं माध्य के बाद माध्यक में चलते हैं। माध्य अपने पास कंप्लीट हो गया, अब करते हैं अपन माध्यक, वो भी 6 नंबर का सवाल। लेकिन 2 सवाल आएंगे, या तो माध्य और माध्यक आ जाए या माध्यक या बहुलक आ जाए। तो देखो कैसे करते हैं अपन। अब करते हैं माध्यक निकालते हैं। क्या निकालेंगे? माध्यक। तो देखो सवाल वही ले लेते हैं, देखो इसी सवाल पर आधारित कर देते हैं। अपने को दे दिया जाए वर्ग अंतराल, क्या दे दिया? वर्ग अंतराल कितना दे दिया? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। f का मान दिया मेरे पास, कितना आ गया f का मान? देखो कैसे निकालते हैं। f का मान कितना दे रखा है? 5, 6, 3, 4, 2, ऐसा कुछ दे रखा है f का मान। अब अपन निकालने जाएंगे माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक। और माध्यक का मैं फॉर्मूला बता दूं आपको। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में h। तो इन सभी का मान पता होना चाहिए, क्या क्या होता है। L क्या होता है, n बटा 2 क्या होता है, CF क्या होता है, H F क्या होता है और H क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, अपन इनसे क्या निकालेंगे? ये F हो गया, इसको बोलते हैं बारंबारता। इससे अपन निकालेंगे CF और CF होती है अपनी संचयी बारंबारता। तो देखो 5 का 5 एज इट इज उतरेगा। 5 और 6 कितने होते हैं? 11, 11 और 3 14, 14 4 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20। ध्यान से सुनना, इस f का योग जो रहेगा n बराबर 20 है अपने पास, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 20। तो याद रहे CF का लास्ट का मान और n का मान दोनों बराबर रहेंगे। ये अपने पास मान आ गया। अब देखो आगे क्या करते हैं। n बटा 2 चाहिए, n का मान कितना है मेरे पास? 20। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ n बटा 2 यानी 20 बटे में 2 बराबर 10 आ गया। 20 बटे 2 कितना किया? 10। 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो देखो इधर CF है अपने पास संचयी बारंबारता, 10 से ठीक बड़ी कौन सी है? 11। तो क्या हो गया? 11 के सामने का वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? 11 के सामने का वर्ग अंतराल अपने पास कौन सा पकड़ में आ गया? 10 से 20। तो वर्ग अंतराल 10 से 20 है, जिसकी निम्न सीमा का मतलब है इन दोनों में कम मान किसका है? 10 और 20 में कम कौन सा है? 10 से। वो अपने पास हो जाएगा L का मान। L बराबर कितना है? 10 से। तो देखो n बटे 2 की जगह क्या रख देंगे? 10 हो गया अपने पास। L का मान कितना आ गया? 10। ये क्या है? CF। जो आपने इस 11 को पकड़ा है, ये क्या थी? 10 से ठीक बड़ी। इसके जस्ट ऊपर वाली अपने पास क्या हो जाएगी? CF। CF का मान कितना हो गया? 5। और F इसके सामने की जो थी, जो आपने वर्ग अंतराल पकड़ा था, उसके सामने वाला F हो जाएगा। F का मान कितना है मेरे पास? 6। सारे मान आ गए, एक H बचा। और H मैंने माध्यम में बताया किस वर्ग के अंतर कितना आ रहा है, कितने कितने का अंतर आ रहा है? 10 10 का अंतर आ रहा है। तो H का मान कितना हो गया मेरे पास है? 10। इन सभी मानों को रख दो यहाँ पर।
माध्यक बराबर L का मान कितना है 10 हो गया मेरे पास, L का मान कितना है 10 प्लस n बटे 2 कितना है 10 माइनस CF कितना है 5 बटे F कितना है 6 और गुणा में H का मान कितना है 10। तो देखिए 10 से प्लस 10 में से 5 किए तो 5 को 10 से गुणा किया 50 बटे में 6, नीचे क्या लगाया 1, LCM कितना आया 6, 10 से की 60 और प्लस में 50 कितना आ गया 110 बटे में 6, भाग देंगे तो 6 कम 6 कितना बच गया 5, 6 8 48 और कितना बच गया 2, 6 3 18 और 6 3 18, ये आ गया अपने पास 18.33। एक चीज़ का याद रखना, जब सवाल पूरा हो जाए तो जो आंसर आपका आता है वो उसी वर्ग अंतराल में मिलेगा जो वर्ग अंतराल आपने लिया है। 10 से 20 लिया है, इसी के अंदर आपका ये आंसर आएगा। ये अपने पास माध्यक हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका है, अच्छे से समझे और अच्छे से करके आए। उतारिए बच्चों। तो देखो बच्चों, ये हो गया अपने पास माध्यक। अब करेंगे बहुलक। अब बहुलक भी इसी सवाल से कर लेते हैं। देखो उसमें CF की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये वर्ग अंतराल हो गया। अब हम करने जा रहे हैं बहुलक करने जा रहे हैं। देखो इधर बहुलक करेंगे और बहुलक का फॉर्मूला अपने पास होता है, बहुलक अपने पास क्या L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो यहाँ देखो इन सबका मान पता होना अपने को जरूरी है। F1 क्या है, F0 क्या है, तो ध्यान से देखिए अपने को मान निकालना है F1 F0 F2 और L और H। तो ध्यान से सुनना, सबसे अधिक बारंबारता इस सारणी में F वाली में जो सबसे अधिक है वो हो जाएगी अपनी F1। सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता अपने पास कितनी है देखना, 6 है। ठीक है, F0 1 से पहले आता है तो F0 ऊपर वाली होगी 5, ये 6 होगी। F2 है जो 1 के बाद में आती है, F2 कितनी होगी मेरे पास 3। L का मान जो आपने सबसे अधिक बारंबारता पकड़ी है 6, उसके सामने का वर्ग अंतराल, उसकी निम्न सीमा यानी वर्ग अंतराल क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल 10 से 20 की निम्न सीमा। कौन सी सीमा, निम्न सीमा कितनी होगी, L बराबर है 10। H का मान सभी में अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, सारे मान कंप्लीट हो गए तो मान रख देंगे यहाँ पर। बहुलक बराबर ये हो गया L प्लस L कितना है मेरे पास 10 आ गया, प्लस F1 कितना है, F1 है मेरे पास 6, F2 है F0 ऊपर, F0 कितना है मेरे पास 5 बटे 2F1, F1 कितना है मेरे पास कितना है मेरे पास F1 6 माइनस F0 5 और F2 कितना है 3 है। तो देखो और गुणा में क्या लग रहा है मेरे पास 10। तो ध्यान से देखना, 10 से प्लस 6 में से 5 गया तो 1 और 1 को 10 से गुणा किया 10 हो गया बटे 6 दूनी 12, 5 और 3 8, तो 12 में से 8 गए तो क्या बच गए 4, नीचे क्या लगाया 1, लघुत्तम आया मेरे पास कितना 4 आया। ये हो गया 40 प्लस में 10 से बराबर 50 बटे 4, भाग देंगे कितना आएगा 4 एकम 4, बच गया कितना 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 12.5। मैंने बताया माध्यक में बताया कि जो वर्ग अंतराल आप लेने जा रहे हो उसी के मध्य में ही वो आंसर आएगा। तो ये अपना बहुलक भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से उतारिए बच्चों। देखो बच्चों, ये अपनी प्रश्नमाला हो गई 17 खत्म। अब ये हो गया माध्यक और ये बहुलक अपने पास से खत्म हो गए। तीनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी और बढ़िया अच्छे से करके आई। देखो ध्यान से, अब अपन पढ़ेंगे इसकी अंकगणित की लास्ट प्रश्नमाला है प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता को ध्यान से समझना, ये 4 नंबर की प्रश्नावली आती है, 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और 1 नंबर का एक अपने पास प्रश्न आता है। ध्यान से सुनो, प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना का घटित होना
ये अपने पास प्रायिकता कहलाती है। सिंपल परिभाषा, किसी घटना का घटित होना। अब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? तो देखो ध्यान से देखना, अपन जैसे ये लिखे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हुआ कि किसी घटना का घटित होना, उसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है तो क्या लिखेंगे? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, और बटे में हो गया मेरे पास कुल संभावित परिणाम। क्या हो गया? कुल संभावित परिणाम। ये फॉर्मूला अपने पास है, ये बिल्कुल याद रखना कि प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र हो गया उसके ही अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ये तो फॉर्मूला होता है, याद रखना बच्चों। इसमें दो घटनाएं होती है, एक निश्चित होती है, एक अनिश्चित, एक संभव, एक असंभव। तो याद रखिए, जो चीज संभव है उसका मान प्रायिकता, उसकी प्रायिकता होती है 1, और जो असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और ना ही 0 से कम। तो देखो ध्यान से देखना, जैसे आपको पूछा जाए कि सूर्य का पूर्व में उदय होना, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो निश्चित बात है उसकी प्रायिकता क्या होगी अपने पास? 1। और यदि यही पूछ लिया जाए कि सूर्य का पूर्व में अस्त होना, तो अस्त होता है क्या? नहीं होता, तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई? 0। तो ये अपने प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसमें अपन 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे अपने पास पहला आता है सिक्के आते हैं। पहले क्या आते हैं मेरे पास? है सिक्के। तो सिक्के में कुछ बातें याद रखना। सिक्के अपने पास सबसे पहले अपन लेते हैं एक सिक्का। जैसे एक सिक्के को अपन ने उछाला, तो देखो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट। तो देखो इसमें सिक्के में 2 होते हैं अपने पास, एक तो होता है हेड और इसको बोलते हैं चित्त, और एक होता है टेल, टेल को बोलते हैं पट। तो ये ध्यान से सुनो, ये चित्त और ये क्या होता है मेरे पास? है पट। अब जब सवाल आ जाए कि एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो उसके चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, या पूछ ले पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहला इसका पॉइंट पढ़ेंगे, एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को एक बार उछालना। तो ध्यान से सुनना, जैसे एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो क्या आएगा? हेड, या क्या आएगा मेरे पास? टेल। तो कुल परिणाम कितने होंगे मेरे पास? है 2। ये याद रखना बस, कुल परिणाम कितने होंगे मेरे पास? है 2। अब आपको इन दोनों में से कुछ भी पूछ ले, आप इसका आंसर तुरंत दोगे। जैसे आ जाए आपका प्रश्न कि चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त कितनी बार आता है? आप एक सिक्के को एक बार ही उछालोगे तो या तो चित्त आएगा और या फिर क्या आएगा मेरे पास? है पट। इन दो में से क्या आएगा? या तो चित्त आएगा या क्या आएगा? पट। तो चित्त कितनी बार आया मेरे पास? 1 बार आया, और टोटल परिणाम कितना है? 2। अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो घटना कौन सी घटित हुई कि सिक्के को उछाला और उछालते मेरे पास क्या आया? चित्त आया। तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई? घटना के अनुकूल परिणाम। चित्त आना है तो चित्त कितनी बार आया है मेरे पास? 1 बार आया है, और कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 2। चित्त का तो ये हो गया, और पट का ही पूछ ले तो पट का कितना हो जाएगा? 1/2। वही 1 आ रहा है, 1/2। सेम कंडीशन है। अब ये तो हो गया 1 बार उछालना। इसी में आपको पूछ ले एक सिक्के को 2 बार उछालना, एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो ध्यान से देखो, जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, या फिर आपको एग्जाम बोल सकता है कि 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, या तो एक सिक्के को अपन कितने बार उछालें? 2 बार, या 2 सिक्के को कितनी बार उछालें? 1 बार। ये याद रखना। जैसे आ गया एक सिक्के को 2 बार उछालना, और इसके कोष्टक में दे दिया 2 को 1 बार उछालना। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सिक्के 2 हैं, दोनों को उछालोगे तो दोनों या तो क्या आ सकते हैं? हेड। दोनों क्या आएंगे? हेड। या दोनों क्या आ सकते हैं? टेल। पहला हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया, या पहला टेल या दूसरा हेड। तो बताओ कुल परिणाम कितने बनेंगे अपने पास? है कुल परिणाम कितने बनेंगे मेरे पास? 4।
कितने बचेंगे 4, और इधर कितने बचे थे 2, कुल परिणाम कितने आए 2, यहाँ कितने आए 4। अब इनमें से आपको कोई सा भी सवाल पूछ ले, कुल परिणाम आप देख के आप सवाल हल कर दोगे। जैसे सवाल दे दिया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो सिक्के का दोनों बार में चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार में चित, तो दोनों बार में चित क्या आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, यहाँ बिल्कुल ही नहीं आ रहा, यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है। सवाल ने क्या पूछा कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो एक ही बार आ रहा है, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, 1 बटे में कुल परिणाम कितना है 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रायिकता का सूत्र लगाओगे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि सिक्के को दोनों बार चित आने की प्रायिकता बराबर सिक्के के दोनों बार चित आने के परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ये अपन आंसर करेंगे तो यहाँ पर ऊपर परिणाम कितना आ जाएगा 1 बार, और कुल संभावित परिणाम कितना आ जाएगा 4 बार। ये होगी बात एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो देखो तीसरा है मेरे पास, एक सिक्के को कितनी बार उछाले अपन, 3 बार उछाले। कितनी बार उछाले 3 बार। तो ध्यान से सुनना, 3 बार उछालोगे या 3 सिक्के को 1 बार, 3 सिक्कों को 1 बार। अब देखो खुद आपको समझ में आ जाना चाहिए, ध्यान से देखना, एक सिक्के को मैं 3 बार उछाल रहा हूँ, ये 3 सिक्के में एक साथ लेता हूँ, 3 व्यक्ति एक साथ खड़े करके 3 सिक्के उछालेंगे, तो क्या क्या आएगा देखो, पहला आएगा H H H, सही है। तीनों बार में क्या आ सकता है टी टी, ये हो गया टी टी और टी, ये दोनों कंप्लीट। मान लो पहला चित आ जाए, दूसरा पट आ जाए, फिर चित आ जाए, 3 कंडीशन हो गया। उसके बाद टी एच टी, 4 कंडीशन, दोनों के पास तो एच आए, तीसरे के पास टी आए, दोनों टी आ जाए और फिर एच आ जाए। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। अभी और कुछ बच रहा है क्या, ये देख लेते हैं। ध्यान से देखो क्या बच रहा है अपने पास, एच 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 हो गया, टी 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 हो गया, एच टी एच टी एच टी, एच एच टी 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 एच, और क्या करते हैं अपने पास, कितना आएगा बताओ, अपने पास आ जाएगा एच एच टी हो गया, ये टी टी एच हो गया, टी एच टी और टी टी एच कंप्लीट, एच एच टी हो गया, ये एच टी एच हो गया। बताओ अब क्या बचा मेरे पास, एच टी टी, पहला एच दोनों टी टी, और पहला टी और ये लास्ट में एच एच। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम मेरे पास कितने कहलाएंगे 8। ये फाइनल इफेक्ट देखो ध्यान से, ये फाइनल है और ये फाइनल है। आप एक सिक्के को 1 बार उछालोगे तो 2 परिणाम आएंगे कुल, और एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो 4 परिणाम आएंगे, और एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 8 परिणाम आएंगे। अब आपको ये कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अपने पास 8 परिणाम आए, अब ये पूछ लिया जाए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सिक्के में तीनों बार में चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तीनों बार में चित 1 2 3 एक ही बार आ रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन 1 बटे में 8, टोटल परिणाम कितना हो गया 8। ये देखो अपने पास सिक्के तो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। सिक्के 3 ही बार उछालते हैं अपने सिलेबस में, 1 या 2 या लास्ट 3 बार है। अब देखो सिक्के के बाद आता है मेरे पास पासे। अब मैं जैसे आपको समझाऊं, मेरे पास दूसरा नंबर आता है किसके, पासों का आता है, ये पासा हो गया। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, जैसे अपन खेलते हैं उसमें 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक में एक तरफ 1 लिखा हुआ होता है, एक तरफ 2 बिंदु होते हैं, एक तरफ 3, एक तरफ 4, एक तरफ 5 और एक तरफ 6। ये निश्चित बात है, पासा जो होता है उसमें 6 फलक होंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। तो कुल परिणाम कितना जाएगा, कुल संभावित परिणाम बराबर कितना आएगा 6। अब इन्हीं पे आधारित आपको सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मैं अब आपको बताता हूं कि पासे का सबसे पहला पता चल गया, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितना हो गया 6 हो गया। अब आपको पूछ लिया जाए कि बताइए एक पासे को 1 बार उछालने पर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 से बड़ी संख्या देखो कौन कौन सी है, 3 4 5 और 6। कितनी है मेरे पास 4 है, कितनी आ गई 1 2 3 4 आ गई।
और कुल परिणाम कितना है मेरे पास 6। ये इसकी मेरे पास क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी प्रायिकता आ गई। यदि आपको पूछ लिया जाए कि बताइए पासे को मैंने उछाला तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 4 और 6। तो कितनी होगी, 3 होगी। 3 और बटे में कुल परिणाम कितना है मेरे पास 6। ये याद रखना पासे का। ये तो जब है जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है। अब नेक्स्ट जैसे आ गया, एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो 2 बार में सारणी बनती है। अब 2 बार में सारणी कौन कौन सी बनेगी वो अपन अभी देखेंगे। पहले इसको उतारिए। तो देखो बच्चों, ये भी अपना हो गया, सिक्के हो गए, पासे हो गए। अब जैसे अपन पासे को 2 बार उछाल लेते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा सारणी बना देता हूँ, उसके बाद अपन समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, आ जाए सवाल कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार उछालने पर क्या सारणी बनती है देखना। जैसे पहला आ सकता है 1 1, उसके बाद आ गया 1 2, ये आ गया 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। क्यों, क्योंकि सिक्के पर संख्या कितनी होती है, लास्ट 6 होती है। 6 होती है तो एक सिक्के को पासे पर होती है तो पासे को मैं उछालूंगा तो अपने पास कितने फलक है, 6 फलक है। तो पहला 1 नंबर आ गया, दूसरा भी 1 नंबर आ सकता है, पहला 1 नंबर आ गया, दूसरा 2 नंबर आ सकता है। ऐसे करते करते 6 नंबर तक लास्ट आ सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, और यदि पहला 1 आ गया, दूसरा 2 भी तो आ सकता है। पहला 1 आ गया, दूसरा 3, 1 4, 1 5 और ये लास्ट कितना आएगा बताओ, 1 और 6। अपने पास ऐसे परिणाम आएंगे। ऐसे ही इधर आ जाएगा, 2 1 1 2 हो गया और ये कितना हो गया, इधर 1 3 हो गया। जैसे देखो अपन ने उल्टा कर दिया, 1 2 3 4 हो गया ना, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इधर भी 2 1, इधर हो जाएगा 2 1, उल्टा कर दिया अपन ने, 2 1, इधर हो जाएगा 3 1, इधर हो जाएगा 4 1, इधर हो जाएगा 5 1 और इधर हो जाएगा 6 1। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 2 2 और 3 और ये हो जाएगा 2 और 4, 2 और 5 और 2 और 6। अब चला देंगे 3 की लाइन, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 और 5 और ये लास्ट में आ गया 3 और 6। 4 से किया, 4 2, 4 3, 4 4 और ये 4 5 और ये 4 और 6। ऐसे ही 5 की किया, 5 1, 5 2, 5 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया 3, इधर 5 4, इधर 5 5 और इधर हो गया 5 और 6। अब लास्ट बचता अपना अंतिम 6 1 से स्टार्ट किया है, 6 2, इसके बाद हो गया 6 3 और ये हो गया 6 4, 6 5 और 6 और 6। लास्ट कहाँ तक जाना अपने को, 6 तक जाना है, क्योंकि पासे पर अंकित अंक कितने होते हैं मेरे पास 6 होते हैं। तो देखो आगे क्या करते हैं। अब इनमें से आपको सवाल पूछ ले कि देखो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो वह ज्ञात कीजिए जिनका योग 7 हो। अब योग 7 का मतलब क्या कहा इसने कि यानी ऐसे 2 मान जिनका योग 7 हो वो देखते हैं। 6 और 1 कितना होता है 7, 5 और 2 कितना होता है 7, 4 और 3 कितना होता है 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो ये अपने 7 के मान आ गए। क्या मान आ गए, 7 के मान आ गए। इसको उतार दिया ऐसे कैसे, देखो ये हो गया अपने पास 7 के मान, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। इनका मान टोटल कितना होता है 7 7 होता है, बाकी कहीं कुछ नहीं होता, देख सकते हो आप, बाकी कहीं भी 7 नहीं होगा। तो इनकी क्या प्रायिकता जाएगी, प्रायिकता बराबर कितनी आ गई, टोटल 6 है ना, तो 6 बटे में, और यहाँ कुल परिणाम कितना है मेरे पास, कुल परिणाम देखो 1 2 3 4 5 6, 6 छंगा 36, 6 गुणा में 6 बराबर कितना आ गया 36। तो आप क्या करोगे, 6 बटे में 36 बराबर 1 बटे 6। ये इसकी प्रायिकता आ गई। आपको पूछ लिया जाए कि बताइए इन सब का योग, यदि इनमें से एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो पासे पर योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में देखो 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, और पूछ किसकी रहा है वो 13। और मैंने शुरू में क्या कहा था, जो बात निश्चित ही नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी 0।
तो 13 आने के प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। ये सिंपल सवाल अपने पास पासे भी खत्म होते हैं। अब देखो पासे के बाद एक इंपॉर्टेंट है अपने पास वर्ष के बारे में, लीप वर्ष या एलीप वर्ष। एग्जाम में पूछ ले और पूछेगा, उससे हर बार पूछता है, अपने सिलेबस में है तो पूछेगा ही वो। लीप वर्ष और एलीप वर्ष आपको पूछा जाए तो ध्यान से सुनना। अपन ये पढ़ते हैं लीप वर्ष एलीप वर्ष क्या होते हैं। तो देखिए वर्ष अपन पास दो भागों में है, एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है एलीप वर्ष। लीप वर्ष होता है 366 दिन का और एलीप वर्ष होता है 365 दिन का। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं, यानी बढ़ा हुआ वर्ष, और एलीप वर्ष को कहते हैं सामान्य वर्ष। तो देखो अपन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा मैं लीप वर्ष, कौन सा वर्ष लिखूंगा लीप वर्ष। इसको ही बोलते हैं क्या अधिवर्ष, इसको बोलते हैं क्या अधिवर्ष, और इसकी इंग्लिश क्या होगी LEAP लीप ईयर। ध्यान से सुनना, यदि आप भूल भी जाओ, एग्जाम में आ जाए अधिवर्ष और आपके दिमाग में नहीं आए कि अधिवर्ष किसे कहते हैं, लीप को कहते हैं या एलीप को, तो आप उसकी तुरंत इंग्लिश का वो देखेंगे, लीप लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाना ये किस वर्ष की बात हो रही है, लीप वर्ष की बात हो रही है। अब इसका विपरीत है एलीप वर्ष और इसी को बोलते हैं सामान्य वर्ष, और ये लास्ट में होता है मेरे पास नॉन लीप ईयर। कौन सा नॉन लीप ईयर। देखो वो इंग्लिश आ गई उसकी, इसकी क्या बन गई लीप ईयर और उसकी बन जाएगी नॉन लीप ईयर। तो अब देखो लीप वर्ष टोटल होता है 366 दिन का। कौन से दिन का 366 दिन का। और सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का, 365 दिन का। कभी अपन ने सोचा है कि एक साल में 366 दिन होते हैं क्या। सामान्य तौर पे हमेशा कहीं भी देखा अपन ने देखा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, जबकि 4 साल में एक वर्ष ऐसा आता है, हर 4 साल में एक वर्ष आता है ऐसा, जिसमें साल कितने दिन होते हैं 366 दिन। अब ये याद करो कि वो 4 साल में कौन सा वर्ष होता है जिसमें 366 दिन आते हैं। तो ध्यान से सुनना, ऐसा वर्ष है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह कहलाता है क्या लीप वर्ष या अधिवर्ष या लीप ईयर। और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो होता है अपना एलीप वर्ष। अब देखो ये वर्ष चल रहा है अपने पास 2020, इसमें यदि अपन 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये वर्ष कौन सा कहलाएगा लीप वर्ष। अब ये समझो कि उससे मतलब क्या निकला भाग जाने और नहीं जाने से। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो याद रखना इसमें फरवरी आती है 29 दिन की, और यदि भाग नहीं जाता है तो उसमें फरवरी आएगी 28 दिन की। तो ध्यान से सुनना, 29 फरवरी हर 4 साल में एक बार आती है। तो ये अपनी सामान्य बात हो गई, इसलिए ये 366 दिन का होता है और ये 365 दिन का होता है। अब इसमें क्या होता है कि कितने सप्ताह निकलते हैं टोटल। अब सप्ताह का डिवाइड कैसे करेंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो देखो 366 में 7 का भाग दिया, क्या हो गया 7 पंजे 35, और ये हो गया कितना 7 पंजे 35 है और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, शेष बल कितना बच गया 2। तो ध्यान से सुनो, सप्ताह निकालना था मेरे को, 7 का भाग दे दिया तो कितने सप्ताह निकल कर आ गए 52 सप्ताह निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए मेरे पास 52 सप्ताह है। तो ध्यान से सुनना, अपने इस लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो पूरे क्लियर होंगे। 52 ही रविवार, 52 ही सोमवार से लेकर लास्ट शनिवार तक सारे के सारे 52 होंगे। लेकिन एक बात दिमाग में आती है, यदि 52 ही सप्ताह होंगे तो दिन तो फिर अपने पास 364 ही होते हैं। फिर 2 दिन वो कहाँ गए जो शेष बच रहे थे, उनका विस्तार अपना देखेंगे। वो जो 2 दिन बचते हैं एक्स्ट्रा, उनका क्या मतलब होता है देखो। अब ध्यान से सुनना, मैंने बताया इसमें फरवरी एक दिन ज़्यादा लेती है, फरवरी 29 दिन की होती है। तो देखो अपन ने क्या किया, टोटल 366 दिन का होता है, 52 सप्ताह निकल गए, और 2 दिन मेरे पास क्या बचते हैं शेष बचते हैं, 2 दिन शेष बचते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं, 2 दिन शेष कौन कौन से बचते हैं। अब कोई जरूर नहीं है, 7 सप्ताह है अपने पास, सॉरी 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7। क्या क्या, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 में से 2 दिन कोई सा भी बच सकता है। जैसे हमने कह दिया कि वो 2 दिन रविवार और सोमवार भी तो बच सकते हैं,
या मैंने कह दिया वो 2 दिन सोमवार या मंगलवार भी बच सकते हैं, या फिर मैंने कह दिया मंगलवार या बुधवार भी बच सकता है। क्या बच सकता है? मंगल बुध भी बच सकता है। या फिर मेरे पास आ गया बुध और गुरु, या आ जाए मेरे पास क्या गुरु और शुक्र, और यह आ जाए मेरे पास शुक्र और शनि, शुक्र शनि, और लास्ट में बच गया क्या मेरे पास शनि और रवि। अब देखो ध्यान से, एक बच गया मेरे पास, 2 दिन शेष बच रहे हैं ना, उस 2 दिन शेष बचने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? वो 2 दिन ये भी हो सकते हैं रविवार सोमवार, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल परिणाम अपने पास कितना आ गया? कुल परिणाम आता है मेरे पास, कुल परिणाम बराबर कितना आ गया? 7। तो देखो ये है ना, जब 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है अब अपने को। अब अपने को मतलब है इनसे जो 2 दिन शेष बचे हैं उनकी क्या कंडीशन आती है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पर 7 परिणाम हो गए कुल। अब आपको एग्जाम में क्या पूछता है, देखो प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पूछ लिया जाए कि एक लीप वर्ष में क्या पूछेगा? एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर 52 रविवार तो कंप्लीट हो ही गए, तो 53वां रविवार पूछ रहे हैं, यानी वो लास्ट का जो रविवार बच रहा है एक, उस पे अपने को टक्कर चलेगी कि वो रविवार कब आएगा। या ये पूछ सकता है 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो ध्यान से सुनना, एग्जाम में 2 ही चीज पूछेगा, या तो 52 या फिर 53। इन कोई से भी वारों में आपको ले सकता है, या तो कह दिया 52 रविवार बताइए, या फिर आपको कह दिया 53 रविवार याद कीजिए। तो पहले अपन, चाहे आपको 52 पूछ ले एग्जाम में और चाहे आपको 53 पूछे, पहले अपने को 53 का ही निकालना है। तो देखो कुल परिणाम कितना हो गया? 7। अब अपने को पूछा 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो पहले देखते हैं 53वां रविवार आने के परिणाम, 53 रविवार आने के परिणाम। तो देखो यहाँ पर 52 रविवार कंप्लीट हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है। लास्ट एक रविवार बचा, उस पर टक्कर है कि वो कितनी जगह आ रहा है। तो वो अपना स्थान 2 जगह बना रहा है, एक तो ये रहा और एक ये लास्ट में। एक तो शनिवार के बाद आएगा, एक सोमवार के पहले आएगा। तो 2 बार इसकी कंडीशन आ गई, 2 हो गई। अब निकाल दो प्रायिकता। 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये है मेरे पास 2 और कुल परिणाम 7। ये तो हो गया 53 रविवार का पूछ लिया। अब आपको पूछ लिया जाए कि 52 रविवार की क्या होगी, किसकी? 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो मैंने आपको बताया या तो 53 या फिर 52। एक बात मैंने आपको प्रायिकता में बताई नहीं कि संभव और असंभव घटना दोनों का योग 1 होता है। किसी घटना का घटित होना प्लस किसी घटना का घटित नहीं होना, उन दोनों का योग कितना होता है? 1। तो देखो 52 और 53 एक दूसरे के पहलू हैं, यानी या तो 52 होगा या फिर 53 होगा। तो 53 की ज्ञात हो गई 2/7। अब आपको पूछ ले 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो देखो ध्यान से क्या करोगे, 1 माइनस, मैंने कहा ना होना या न होना, इन दोनों का योग कितना होता है? 1। हाँ या ना, उन दोनों का योग भी कितना होता है? 1। अब आपको हाँ की प्रायिकता दे दिया जाए कि भाई किसी घटना का घटित होना इसकी प्रायिकता ये है, तो नहीं होने की प्रायिकता बताओ, 1 में से घटा दो, अपने आप आ जाएगी। तो 53 की आ गई, इसका दूसरा विलोम क्या है? 52 है, तो इसको 1 में से घटा देंगे, कितना आ गया? 2/7। तो 1 में से 2/7 जाएगा, कितना बच गया? 5/7। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात बिल्कुल फिक्स है, घबराना नहीं है। यदि आपको लीप वर्ष दे दिया जाए तो बस आपको 2 आंसर याद रखने हैं, 2/7 और 5/7, चाहे फिर आपको कोई सा भी बार आपको पूछ ले। ये मैंने आपको कराया 53 रविवार, आपको 53 सोमवार भी पूछ सकता है। तो अभी उसका आंसर कितना आएगा? 2/7 और 5/7। ये हो गया लीप वर्ष का काम। अब होता है एलीप वर्ष की तरफ चलते हैं। तो देखो एलीप वर्ष में बात वही आ गई, 365 दिन बच गया। अब इसकी तरह सेम वो कब हो जाएगा? 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह बचते हैं। क्या बचते हैं मेरे पास है? 52 सप्ताह तो कंप्लीट होते हैं। ये हो गए 52 सप्ताह। अब इसमें भाग दिया था तो 2 दिन शेष बचे थे, क्योंकि 366 था, यहाँ पर 365 है, तो 1 दिन शेष बचेगा। और 1 दिन शेष जो बचेगा, अब अपन खुद देख सकते हैं, जो 1 दिन शेष बचेगा उसकी प्रायिकता क्या क्या हो सकती है? वो हो सकता है रविवार या फिर सोमवार या फिर मंगलवार
क्या क्या हो गया, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और ये लास्ट में क्या हो गया मेरे पास है शनिवार। तो देखो ध्यान से कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 अपने पास क्या होगी प्रायिकता होगी टोटल। तो वही कुल संभावित परिणाम कितना हो गया, कुल संभावित परिणाम बराबर है 7। तो देखो अब ये भी प्रश्न वही पूछ सकता है कि एक एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता बताइए या 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले किसकी निकालेंगे, 53 की निकालेंगे। तो देखो क्या लिखोगे, 53 रविवार आने के परिणाम, 53 रविवार आने के परिणाम, 53 रविवार आने के परिणाम। अब देखो रविवार की स्थिति कितनी बार आ रही है, 52 इज कंप्लीट, 53वां एक बार आ रहा है, केवल और केवल एक बार आ रहा है। तो 53वां रविवार एक बार आ गया तो इसकी प्रायिकता पूछेगा, 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो देखो 53 रविवार आने के परिणाम कितने हुए, 1 और कुल संभावित परिणाम कितना हो गया 7, 1/7। इधर कितना आया 2/7, उधर कितना आया 1/7। तो देखो 53 और 52 दोनों एक दूसरे के पहलू हो गए। अब ये हो गया 52 की पूछता है तो क्या करोगे, 1 - 1/7, ये हो गया 6/7। तो अब एक चीज याद रखना, लीप वर्ष का पूछा जाए तो 2/7 और 5/7 आएगा, एलिप वर्ष की पूछा जाए तो 1/7 और 6/7 आएगा, चाहे आपको वार कोई सा भी दे दिया जाए। उतारिए बच्चा। तो देखो बच्चों ये अपनी हो गई प्रायिकता वाली प्रश्नावली खत्म। यहां ध्यान से देखना, मोस्ट सवाल है, बाकी आप सरल आप तो कर दोगे खुद। ये अपने को लीप वर्ष एलिप वर्ष ध्यान में रखना था, पासे सिक्के क्या होते हैं इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। एक और है अपने पास, जैसे ताश का है, मैं आपको बता देता हूं कि ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं। इनको अपन 4 भागों में बांटते हैं जिनका नाम 13-13 रूप में बांटा गया है। ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं 52, इनको 4 भागों में बांट दिया अपन ने। तो देखो ध्यान से देखना, 4 भागों में बांटेंगे तो ये होता है पान का, ये होता है ईंट का, ये होता है किसका चिड़ी का, और ये होता है लास्ट में उखम का पत्ता। तो ध्यान से देखो ये 13-13 होते हैं, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते चिड़ी के और 13 पत्ते उखम के। तब देखो 13-13 हो गए, 13 चौक 52 पत्ते हो गए। लेकिन कलर आपको पूछ लिया जाए, पान का कलर क्या होता है लाल, तो ये देखो पान का कलर लाल हो गया, ईंट का लाल हो गया और चिड़ी का कलर है काला कलर, और उखम का भी क्या होता है काला। अब देखो कुछ सवाल यहीं से स्टार्ट होते हैं। आपको कहा जाए कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाए और यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाए तो निकाले गए पत्ते का काला रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताओ, काला रंग की पूछा है तो काले रंग के ये कोई जरूरी थोड़ी है अपन चिड़ी का नाम लेंगे, अपने पास काला रंग उखम का भी है। किसका है, उखम का की। तो देखो 13 और 13 कितने हो गए 26 हो गए। तो काले रंग के पत्ते कितने हो गए मेरे पास 26 और कुल संभावित परिणाम कितना था मेरे पास 52, ये इसकी प्रायिकता आ गई। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, तो देखो 13 और 13 वही 26 होते हैं, 26 बटे में कुल परिणाम 52, ये भी इसकी प्रायिकता हो गई। हाँ स्पेशल नाम लिया जाए कि एक ताश की पत्ती में से गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते का उखम के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो केवल इसको नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, उखम के पास जाएंगे। कितने पत्ते हैं मेरे पास 13 और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो 13 बटे में क्या हो जाएगा 52, तो ये इसकी प्रायिकता जाएगी 13 बटे में 52। ये सवाल मेरा कंप्लीट। अगर ये कटती है संख्या है तो काट दो, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं। अच्छा ये तो हो गई स्पेशल नाम तक। अब इसमें पत्तों का बंटवारा कैसे होता है, सेम कंडीशन सब में बंटवारा होगा, लेकिन यहाँ मैं पान में बता देता हूँ आपको। पान का बंटवारा जैसे करें, देखो अपन बंटवारा करते हैं, जैसे मैंने किया पान का बंटवारा, इसमें होता है सबसे बड़ा बादशाह होता है, सबसे बड़ा क्या होता है बादशाह, उसके बाद बेगम, उसके बाद गुलाम, ये होता है गुलाम का पत्ता, ये 3 पत्ते हो गए।
उसके बाद आपने देखा होगा नंबर आता है दहला, ये नहला, ये 8 और ये 7 और ये 6, ये 5, ये 4, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये लास्ट में होता है अपने पास है इक्का होता है। क्या होता है? इक्का होता है। तो देखो कितने पत्ते हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्तों का बंटवारा इधर भी ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसे रहेगा और इधर भी ऐसे रहेगा। बस अंतर क्या आएगा, इनमें सब में पान का चिन्ह रहेगा लाल रंग का, इनमें ईंट का चिन्ह रहेगा, इनमें चिड़ी का और इनमें हुक्म का। तो देखो बादशाह, बेगम और इसके गुलाम, ये 3 पत्ते होते हैं जिन पे केवल चेहरा बना हुआ होता है, फेस कार्ड जिनको बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते जिनको बोलते हैं, वो अपने पास 3 पत्ते होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये 3 फेस कार्ड होते हैं अपने पास, 3 फेस कार्ड। तो अब बताओ मेरे को, यहां से फिर प्रश्न लागू होता है कि 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा जाए तो फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते का फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखेंगे इसने नाम नहीं लिया किसी का स्पेशल, फेस कार्ड की गई है ना, तो फेस कार्ड सभी में होगा। एक में 3 होते हैं तो 3 चौक कितने हो गए, 12 हो गए, तो 3 चौक 12 और कुल पत्ते कितने थे मेरे पास है 52। तो फेस कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता 12/52। हाँ, यदि स्पेशल नाम ले लिया जाए, मान लो मैंने कहा कि हुक्म के फेस कार्ड पत्ते होने की प्रायिकता बताइए, तो हुक्म के फेस कार्ड कितने होंगे, 3 होंगे। हर प्रकार के फेस कार्ड 3-3 होंगे, तो कितनी आ जाएगी 3/52। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बिल्कुल सरल हो गई। हाँ, यदि देखो अगर आपको पर्सनल नाम भी एक सवाल और आता है, इनमें ये कहा जाए कि 52 गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते का पान का बादशाह होने की प्रायिकता। तो पहले अपन जाएंगे 52 पत्तों के पास, उसने आगे क्या कहा, पान का बादशाह है, तो पान के पास गए, ये रे 13 पत्ते हैं, बाकी कहीं नहीं जाना। पान का बादशाह, यहां देखो पान का बादशाह कितने हैं मेरे पास, 1 है केवल, पान का बादशाह 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं मेरे पास है 52। तो पान का बादशाह होने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/52। तो देखो अपने पास ये 18 प्रश्नावली खत्म होती हुई प्रायिकता है। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको झिझक नहीं लेनी है, अच्छे से आप प्रश्न हल करके आए। अब अपन चलते हैं प्रायिकता की ओर। पहली प्रश्नावली आती है अपनी प्रायिकता। पहली प्रश्नावली है, देखो प्रायिकता नहीं आती है, पहली प्रश्नावली आती है वैदिक गणित। प्रायिकता थी सबके लास्ट की प्रश्नावली, ये कंप्लीट हो गई। अब पहली प्रश्नावली आती है अपनी वैदिक गणित। इस वैदिक गणित में इस बार अपने सिलेबस में 4-5 चीज़ें हैं। सूत्र निखिलम से भाग, सूत्र प्रावर्त्य से भाग, ध्वजांक से भाग, और उसके बाद नवांक विधि, एकादशांक विधि, यानी उनसे बीजांक निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जोड़ा गया है नवांक और एकादशांक विधि, इनसे बीजांक क्या करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक भाग करा देता हूं। जैसे निखिलम से भाग अपने पास आ जाए कि निखिलम से भाग दीजिए, निखिलम से भाग। तो निखिलम से भाग अपन ने किया, जैसे अपन ने सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लिया 10,025 में भाग किसका दीजिए 88 का। ये होता है निखिलम से भाग अपन कैसे देते हैं, ध्यान से सुनना, 3 नंबर का सवाल आएगा और बहुत आसान है। अपन सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 खंड। ऊपर का हो जाएगा कौन सा, प्रथम खंड, उसके बाद मध्य खंड, ये हो गया प्रथम खंड, और उसके बाद हो गया कौन सा, मध्य खंड, और ये लास्ट में हो गया अंतिम खंड या तीसरा खंड। तो देखो ध्यान से, ये 3 खंड अपने पास क्या आ गए, प्राप्त हो गए। अब क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या, आधार, या पहले लिखेंगे भाजक। तो देखो भाजक कितना है मेरे पास 88, भाजक कितना है मेरे पास है 88, भाजक का भाग देंगे, भाजक कितना है मेरे पास 88, इस 88 का भाग देंगे किस में देंगे, 10,025 में। तो पहले वो बाद में देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार, क्या लिखेंगे, आधार। 88 के लिए आधार क्या होगा मेरे पास 100, फिर आएगा मेरे पास विचलन,
यहाँ पर ध्यान से सुनना, निखिलम विधि में विचलन हमेशा प्लस का ही रहेगा। देखो चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे वो छोटी संख्या हो, 100 में और 88 में कितने का अंतर आ रहा है? 12 का अंतर आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, आधार में देखो कितना जीरो है, आधार में मेरे पास 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब है 2 अंक लास्ट में आ जाएंगे 25 और बाकी अंदर के अंदर आ जाएंगे। ये अपना फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 1 को जो का क्यों उतारा, 1 का 1 हो गया। इस 1 को 1 से गुणा किया, क्या आ गया? 1 को 2 से किया 2, बाकी जगह क्या आ गया? 0। फिर आएगा इसका नंबर 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा? 1 होगा। 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा? 1। फिर 1 को वापस गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1 को 2 से गुणा किया 2 और बाकी जगह 0। यहाँ पर फिर ऐड किया मैंने, क्या आ गया? 2 और 1 3, 3 एकम 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ देखो बिल्कुल सिंपल, आधार को देखते हुए 2 अंक मैंने अंतिम खंड में रखे, मध्य में 3 खंड रख दिए, पहले वाले को ऐसे कैसे उतार दिया, बाकी काम खत्म हो गया। 5 और 6 11 होते हैं और 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तो ये देखो ध्यान से, 113 तो मेरे पास क्या आ गया? भागफल आ गया और 81 क्या आ गया मेरे पास है? शेषफल। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपन ने सवाल किया है वैसे वैसे ही इसके संकेत लिखते जाएंगे। ये तो होता है निखिलम से भाग। अब जैसे आपको परावर्त्य से कराए, जैसे नेक्स्ट है परावर्त्य से भाग दीजिए, परावर्त्य से भाग। तो देखो परावर्त्य से भाग कैसे होता है, जैसे आपको सवाल कह दिया 1358 भाग कीजिए 113। 1358 में किसका भाग दिला रहे हैं? 113 का। तो वही 3 खंड बनेंगे, पहला खंड, ये मध्य खंड और ये लास्ट का खंड। तो पहले खंड में क्या क्या आता है? आधार आता है, उसके पहले क्या आता है? भाजक आता है, उसके बाद क्या आता है? विचलन आता है और उसके बाद आता है मेरे पास, बताओ बच्चों, परावर्तित अंक आता है। तो देखो भाजक मेरे पास कितना है? 113। आधार कितना है मेरे पास? 100। 113 के लिए आधार क्या रहेगा? 100 रहेगा। उसके बाद देखो विचलन यहां देखना है, परावर्त्य में ज्यादा है तो प्लस का और कम है तो मेरे पास है माइनस का। ज्यादा है तो प्लस का 13 आ गया। परावर्तित अंक का मतलब है इनका परिवर्तन, 1 का परिवर्तन -1 और 3 का परिवर्तन -3। ये बात कंप्लीट हो गई। अब लिखना अंदर क्या है, आधार में कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक तो लास्ट में आ जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो मध्य में आ जाएगा। तो तरीका वही रहेगा, 1 को जो क्या त्यों उतारेंगे, उसके बाद 1 को 1 से गुणा किया माइनस का 1 आ जाएगा, ऐसे 1 को 3 से गुणा किया माइनस का 3 आ जाएगा और बाकी जगह में क्या रहेगा? 0। इसको किया, ये माइनस का है तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा मेरे पास है? 2। फिर वही तरीका, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 होता है। ये अपना सवाल कंप्लीट। तो देखो 12 तो इधर आ गया। अब क्या करते हैं, 8 में से 6 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0। तो 12 तो क्या आ गया? भागफल और 2 क्या आ गया? शेषफल। अब मैंने आपको बताया जैसा जैसा आपने किया है वैसा ही इस नीचे संकेत में उतारते जाएंगे। अपना सवाल कंप्लीट, निखिलम हो या चाहे परावर्त्य। उतारिए बच्चों। तो देखो बच्चों ये निखिलम से और परावर्त्य से हो गया अपना। अब अपना आगे चलते हैं, इसमें याद रखना वर्ग और घनफल भी आएंगे। अब देखो अपन चलते हैं नवांक विधि और एकादशांक विधि क्या होती है। देखो बीजांक ज्ञात करना, इस बार जोड़ा है नया बीजांक ज्ञात करना और सबसे सरल तरीका है बीजांक ज्ञात करने का। देखो सबसे सरल तो आता है अपने पास, जैसे आपको सवाल दे दिया जाए 142, इसका बीजांक ज्ञात कीजिए तो अंकों को जोड़ दो, 1 + 4 + 2, 4 और 1 5 और 2 7, इसका बीजांक कितना आ गया? 7। यानी कि संख्या के अंकों को
तब तक जोड़ना जब तक एक अंक नहीं आ जाए, वो बीजांक कहलाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात। लेकिन अपने सिलेबस में आया नवांक विधि से या फिर एकादशांक विधि से। कौन सी विधि से? नवांक विधि से, या आ जाए एकादशांक विधि से। तो देखो कैसे करते हैं। नवांक विधि तो होती है 9 को आधार मानते हुए। नवांक विधि क्या होती है? 9 को आधार मानते हुए। जैसे आपको दे दिया जाए 947, कितना आ गया? 947। यानी कि नवांक विधि में क्या कहें अपने कि 9 को आधार मानेंगे, बाकी अंकों के योग में यदि 9 घटा दिया जाए तो वह बीजांक ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? देखो मैं पढ़ रहा हूं पहले नवांक विधि। मेरे को कौन सी विधि पढ़नी है? नवांक विधि पढ़नी है। तो देखो नवांक विधि से अपन बीजांकों की जांच करेंगे। कैसे? तो ध्यान से देखना, 9 को आधार मानना है। इस 9 को आधार मान लिया, छोड़ो, या आगे हो गया 7 और 4। तो देखो 4 + 7 कितना होता है? 11। इस 11 में से 9 को घटाऊंगा, कितना आ गया मेरे पास है? 2। ये अपना नवांक विधि से बीजांक ज्ञात करना हो गया। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा सिंपल आपको बीजांक ज्ञात कीजिए। किसी भागफल में कह देगा, मान लो निखिलम से आपने भाग कर दिया और ये कहा जाए कि इस भागफल में या जो अपने पास भाग हुआ है इसमें बीजांक में सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, आपको कोई भाग दिया जाए और उस भाग पे आपके पास भागफल और शेषफल आ गया। जैसे आपको सवाल को कहा जाए कि 4283 में भाग दीजिए किसका? 7 का। और यदि आपके पास बच जाए भागफल तो कितना बचे? 611। और शेषफल कितना बचे मेरे पास? शेषफल बचे मेरे पास 6। अब आपको ये कहा जाए, माना आपने भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया है, आपके पास शेषफल ये भागफल ये बचा है और शेषफल ये बचा है, और कह दिया जाए कि नवांक विधि से भाग इस बीजांक की जांच कीजिए। अब देखो अपने पास एक प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो ऐसे ही करेंगे अपन। क्या लिखेंगे कि देखो भाज्य का बीजांक क्या लिखेंगे? भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणा में भागफल का बीजांक और प्लस में क्या आ जाएगा? शेषफल का बीजांक। तो ध्यान से देखो, अब बीजांक कैसे निकालेंगे? मैंने नवांक में क्या बताया? 9 को आधार मानते हुए बीजांक निकालेंगे, बाकी अंकों को जोड़ दो। अगर 9 से ज्यादा आता है तो 9 में से 9 को घटा दो, वो अपने पास बीजांक आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो भाज्य का बीजांक कितना आएगा मेरे पास? 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 8 14, 14 और 3 कितने होते हैं? 17। इन सबको जोड़ा, 4 + 2 + 8 + 3, 4 और 2 6, 6 8 14 और 3 17। 17 9 से ज्यादा आ गया तो 17 में से 9 घटा दो, कितना बच गया? 8। ये भाज्य का बीजांक हो गया। भाजक का बीजांक, भाजक क्या है मेरे पास? 7। 9 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, उतार दिया। गुणा में भागफल का बीजांक, भागफल क्या है मेरे पास है? 611। तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 9 से छोटा है तो 8 का 8 ही आ जाएगा। प्लस शेषफल का बीजांक, शेषफल क्या है मेरे पास? 6, और 6 का बीजांक 6 ही आएगा क्योंकि ये भी 9 से छोटा है। अब देखते हैं क्या होता है, बराबर आता है या नहीं आता। इधर आ गया 8, 8 7 56, 56 और 6 62 हो जाएंगे। अब इधर देखो कई गलती यहाँ हो जाती है कि अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बीजांक निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं इधर तो 8 आ गया, इधर 62 आ गया, अपने को लगता है ये सवाल है गलत हो गया, जबकि सही है। आगे देखो बात हो रही है बीजांक की, और बीजांक हमेशा कब जांच होता है? जब अकेला अंक नहीं आ जाए। तो यहाँ पर 62 आ गया, अकेला अंक थोड़ी है। तो क्या करते हैं, 8 का 8 है और 6 और 2 कितना होता है मेरे पास है 8। ये नवांक विधि से बीजांकों की जांच हो गई, या फिर भागफल और शेषफल की सत्यता की जांच होती है। ये तो कहलाती है मेरे पास नवांक विधि। कौन सी विधि कहलाती है? नवांक विधि। अब मैं अगली करता हूं एकादशांक विधि। अब एकादशांक विधि में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कि विषम अंकों के स्थानों का योग माइनस
सम स्थानों के अंकों का योग घटाएंगे, करते जाएंगे ऐसे, तब जाके अपने पास बीजांक निकलेगा। एकादशांक में देखो क्या होता है, अपन अब पढ़ते हैं एकादशांक। एकादशांक किया, देखो ये तो नवांक विधि हो गई, उसके बाद अपन करते हैं एकादशांक विधि। अब देखते हैं एकादशांक में मैंने आपको क्या बोला कि संख्या के विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, तो वो अपने पास क्या निकलता है, बीजांक निकलता है। जैसे सवाल दे दिया 63,254, ये अपने को कहा 63,254, और मैं कौन सी विधि ले रहा हूं ऊपर, एकादशांक विधि। कौन सी है, एकादशांक विधि। अब देखो क्या करते हैं एकादशांक विधि से, इधर से आओ, 1 नंबर विषम पद, 2 नंबर सम पद, ये विषम ये सम, और ये क्या हो गया विषम। तो क्या करेंगे, 4 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 6। तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12, माइनस 5 और 3 8, 12 में से 8 गए तो क्या बच गया मेरे पास है 4 बचता है। ये इसका बीजांक आ जाएगा। एकादशांक विधि से इनका बीजांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या कहा, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। ये अपने पास एकादशांक से अपन ने क्या ज्ञात कर दिया, इसका बीजांक। अब ये ऐसा ही भागफल आ जाए तो भागफल में कैसे करते हैं, देखो अपने को दे दिया सवाल कि एक भाग दे दिया 67 89 भाग 12, 67 6 7 8 9 भाग दिया 12 का, और भागफल बचे कितना, भागफल बचता है मेरे पास 565 है, और शेषफल बचे कितना 9, शेषफल कितना बचे मेरे पास है 9। अब इसमें भी वही जांच करेंगे, क्या, भाज्य का बीजांक बराबर है भाजक का बीजांक गुणा में भागफल का बीजांक प्लस में शेषफल का बीजांक। कैसे करते हैं, देखो क्या होगा, भाज्य का बीजांक, पहले क्या लिखना है मेरे को, भाज्य का बीजांक। तो देखो भाज्य का बीजांक यही है 1 2 3 4, पहले 9 आएगा, 9 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 6, ये तो भाज्य का बीजांक हो गया। बराबर में भाजक का बीजांक, भाजक क्या है 2 और 1, तो 2 माइनस 1, और गुणा भागफल का बीजांक 5 माइनस 6 प्लस 5, और शेषफल का बीजांक 9 का 9 रहेगा। अब देखते हैं इधर 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 1 और 6 कितना होता है 8, 1 और 7 कितना होता है 8, 8 में से 6 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 में से 6 गया तो 4, और प्लस में क्या हो गया 9। तो देखिए 2 का 2 आ गया, 4 एकम 4 प्लस में 9, इधर आया 2, 9 और 4 13। अब यहाँ भी गलती हो जाएगी, इधर 2 आ गया, इधर कितना आ गया 13 आ गया। तो देखो क्या करते हैं, अब नवांक में तो क्या करते थे 3 और 1 4, यहां विधि कौन सी है एकादशांक, तो 3 में से 1 जाएगा, तो 2 बराबर 3 माइनस 1, और ये हो गया 2 बराबर 2। ये अपनी सत्यता की जांच होती हुई ये विधि हो गई बच्चों एकादशांक विधि। ध्यान से सुन लेना, इस बार परीक्षा में पहली बार सिलेबस में जोड़ा गया है नवांक और एकादशांक विधि, तो इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य आएगा। उतारिए। तो देखो बच्चों ये पहली प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो गई, वैदिक गणित कंप्लीट होती है। अब पिछली वीडियो में पढ़ने पड़ा अंक गणित का अध्ययन। अब सीधा आते हैं अपनी प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति। देखो नवी प्रश्नावली जो है निर्देशांक ज्यामिति ये आती है 6 नंबर की, तो इसको ध्यान से समझना, और मैं आपको ऐसे फॉर्मूले ऐसे तरीके बताऊंगा कि उसमें आपके बिल्कुल सवाल फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो सबसे पहला अपने पास फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों को ध्यान से समझना। मध्य की दूरी याद करना, बीच की दूरी। अब 2 बिंदु है मेरे पास, मैं आपको बता ही देता हूं। देखो इधर 2 बिंदु है मेरे पास ए और ये क्या है बी, इसको मैं बोला x1 y1, और ये हो गया मेरे पास x2 y2।
इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है, इस दूरी को ज्ञात करने का फॉर्मूला बनता है मेरे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कंप्लीट। आपको निर्देशांक दे दिया जाए कि यदि a का निर्देशांक 2 और 3 है और b का निर्देशांक दे दिया जाए 4 और 5, जो भी कुछ है, तो देखो ध्यान से सुनना, निर्देशांक माइनस का भी आ सकता है और प्लस का भी आ सकता है। क्यों? अपने पास एक ग्राफ है, ये क्या होता है मूल बिंदु, इधर कौन सा चलता है धनात्मक और इधर कौन सा चलता है ऋणात्मक। ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक, तो देखो दोनों आए कि नहीं आए, तो दोनों ही आ सकते हैं अपने पास, पॉजिटिव मान भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये देखो अपने पास जो भी आ जाए इसमें रखेंगे और ये मध्य की दूरी अपन ज्ञात कर देंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। अब मध्य की दूरी हो गया। अब जैसे आपको पूछ लिया जाए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान से सुनना, आपको पूछ ले मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, तो माना मध्य बिंदु के निर्देशांक दो होते हैं, अपन ने माना एक तो x और एक मान लिया मैंने y। तो x होता है x1 प्लस y1 और बटे में 2, और दूसरा होता है x2 प्लस में y2 बटे में 2। ये कब काम आता है, ये सूत्र देखिए, आपको दे दिया जाए कि a और b दो बिंदु है, मध्य में आपको दे दिया जाए बिंदु c है, मध्य है बिल्कुल मध्य में, ठीक है। आपको निर्देशांक दे दिया जाए कि a का मान तो है x1 y1 और b का मान है x2 y2। तो क्या पूछ रहा है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, आपको पूछ लिया जाए सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, सीधा फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सवाल है, x1 y1 का मान रखेंगे, x2 y2 का मान रखेंगे, ठीक है। x1 प्लस x2 बटे 2, ये गलत लिख दिया मैंने, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, क्योंकि x का पूछा है x1 प्लस x2 बटे 2 और y का पूछा है y1 प्लस y2 बटे 2। ये इसका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं आगे चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला क्या काम आता है। देखो तीसरा है अपने पास, ये होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको कह दिया जाए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। देखो तो पहला मैं आपको बता रहा हूं अंतः विभाजन, अधिकतर आपको अंतः विभाजन पूछता है या फिर पूछ ले आपको बाह्य विभाजन, दो ही विभाजन होते हैं। तो मैं देखो आपको फॉर्मूला लिखता हूं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान पूछे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होते हैं अपने पास विभाजन सूत्र। क्या होते हैं विभाजन सूत्र। देखो x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, अब ये विभाजन सूत्र कंप्लीट हो गए। ये तो होता है अंतः विभाजन, जब प्लस आ गया तो अंतः विभाजन, और यदि माइनस लगा देंगे अपन तो वो कौन सा विभाजन हो जाएगा, बाह्य विभाजन। बस इतना सा अंतर करना है। ये सवाल कब काम आते हैं, विभाजन सूत्र जब आपको अनुपात दे दिया जाए। कैसे, देखो ये रेखाखंड है, ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2, और आपको बीच में दे दिया जाए कि ये 1:2 में विभाजित करता है। तो सवाल कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो क्या पूछा, ये अनुपात भी दे दिया, ए बी को मान भी दे दिया, जो रेखाखंड ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2। अनुपात पहले दिया है, अब आपको उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधे ये हो गया मेरे पास क्या, m1, ये हो गया m2, ये x1 y1 x2 और y2, जो भी मान आते हैं अपन यहाँ रख देंगे, ये विभाजन सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाह्य विभाजन आपको लिखेगा, अंत विभाजित करता है तो प्लस लगा देना, और बाह्य विभाजन पूछे तो माइनस लगा देना। ये हो गया अपने पास विभाजन सूत्र कंप्लीट। अब इसके बाद आता है अनुपात ज्ञात करना। देखो
आपको कह दिया जाए कि अभी भी बोला मैं कि एक रेखाखंड ए बी को, जैसे कोई एक निर्देशांक है, ये कहा जाए कि एक निर्देशांक है, उस ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में। यदि आपको अनुपात के बारे में पूछ लिया तो आप तुरंत करोगे x बराबर के एक्स टू प्लस एक्स वन बटे के प्लस वन, और y का मान आएगा के वाई टू प्लस वाई वन बटे के प्लस में वन। इससे पहले आप लिखोगे माना यह रेखाखंड के अनुपात 1 में विभाजित होता है, तो के का मान अपन निकाल लेंगे, ये अपने पास अनुपात का मान आ जाएगा। ये अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब एक लास्ट है अपने पास, आपको पूछ ले, जैसे आपको देखो, आपको एक सवाल देखो अभी पूछ ले, 3 निर्देशांक दे दे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और ज्ञात करवा ले कि बताइए क्या ये संरेख है, क्या a b और ये c, तीनों का मान दे दे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इस सवाल के आपको हल करने के 2 तरीके हैं। देखो इसने क्या कहा, बताइए संरेखीय है क्या, तो संरेखीय कब होगा, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि ए बी का मान आपके पास हल करने पर आ जाए 5 और बी सी का मान आपके पास हल करने पर आ जाए 5, फिर आपको पता लगे गुरुजी हमने AC को जोड़ा तो कितना हो गया 10, ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं, टोटल कितना है 10 है। अगर ये लागू होता है तो ये संरेख है, नहीं तो नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए, A और B के मध्य की दूरी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फिर निकालेंगे B और C, तो B और C के मध्य की दूरी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 5 5 आ गया आपके पास, तीसरा आपके पास क्या बचा, A और C, इस AC के मध्य की दूरी निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ये अपने पास कंप्लीट हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको पूछ ले कि बताइए संरेख है कि नहीं है, तो अपन देखते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो ध्यान से सुनना, अपने पास ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। अब देखो यदि ये रेखाखंड संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। तो अपन क्या करते हैं, इसको हल करेंगे, x1 y1 मेरे पास है, रखते जाएंगे, x2 y2 मेरे पास है, रख देंगे, x3 y3 मेरे पास है, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको रख देंगे तो सारे मान यदि हल करने पर मेरे पास 0 आ जाता है, तो अब सीधा कहेंगे कि यह रेखाखंड AC एक संरेखीय है। कंप्लीट बात। ये अपने पास नवी प्रश्नावली का हो गया। 6 नंबर का सवाल आएगा, अच्छे से अपन सवाल करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी सूत्रों के अनुसार इनको याद करें और बढ़िया तरीके से आप पेपर देके आए। उतारिए इसको। तो देखो बच्चों, ये प्रश्नमाला 9 अपने पास कंप्लीट होती हुई। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्नमाला 10, उसका नाम है बिंदुपथ। तो देखिए बिंदुपथ अपन पढ़ेंगे। तो देखो बिंदुपथ क्या होता है, बिंदुपथ बिंदुओं का वह समुच्चय होता है जो एक से अधिक प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। जैसे उसमें कुछ भी अपन प्रतिबंध लगाए तो सभी को संतुष्ट करना चाहिए। अपन ने जैसे वो उदाहरण लिया, एक वृत्त है, अब मैं कहूं कि वृत्त का केंद्र एक ऐसा निश्चित बिंदु है जिसकी वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान। यहां पर गया तो भी दूरी आ रही है, यहां से आया तो भी दूरी आ रही है, कहीं भी जाऊंगा तो ये जो बिंदुपथ, ये जो केंद्र रहेगा, वृत्त का केंद्र है, वो इसके लिए क्या कहलाएगा, बिंदुपथ कहलाएगा। तो बिंदुपथ में अपने को कुछ विशेष परिभाषाएं हैं जो अपने को याद रखनी है। आपको परिभाषाएं पूछ सकता है और इन परिभाषाओं से संबंधित आपको सवाल भी हल करवा सकते हैं। जैसे माध्यिका आती है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ माध्यिका की। किसकी बात करता हूँ, माध्यिका की। अब माध्यिका क्या होती है, ध्यान से देखना। त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। कैसे, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ये त्रिभुज है मेरे पास, इस त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, माना मध्य बिंदु ये है, इस मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेरे पास है माध्यिका। नेक्स्ट नंबर आता है, जैसे आपको कह दिया जाए लंब समद्विभाजक, दूसरा कह दिया
जाए लंब समद्वि विभाजक है, और लंब समद्वि विभाजक से ही पता चल रहा है क्या, एक तो लंब होगा और दूसरा समद्वि विभाजन उस रेखा का दो भागों में बांटेगा। तो किसी रेखाखंड को दो भागों में बांटना, ये लंब खींचना मतलब मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, किसी रेखा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, वो कहलाता है लंब समद्वि विभाजन। तीसरा आता है कोणों का समद्वि विभाजन। क्या आता है? कोणों का समद्वि विभाजन, कोणों का समद्वि विभाजक। अब देखो कोणों का समद्वि विभाजक, कोण है अपने पास, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटना, किसी कोण को दो समान भागों में बांटना, वो कहलाता है कोणों का समद्वि विभाजन। उसके बाद आती है अपने पास कोणों का समद्वि विभाजन, खत्म हो गया। फिर आता है शीर्षलंब। क्या होता है? देखो शीर्षलंब, ये आता है मेरे पास है शीर्षलंब। अब शीर्षलंब है और ये लंब समद्वि विभाजन, ये माध्यिका और कोणों का समद्वि विभाजन। परिभाषाएं लगभग सबकी एक जैसी दिखती है, लेकिन देखो अंतर क्या है। शीर्षलंब क्या होता है? किसी त्रिभुज में शीर्ष से मध्य भुजा पर डाला गया लंब, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ध्यान से सुनो, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, वो कहलाता है शीर्षलंब। क्या कहलाता है? शीर्षलंब। अब एक आपको बात बताता हूं, शीर्षलंब आपको ये नहीं कहेगा कि सामने की भुजा का मध्य बिंदु ही होना चाहिए। देखो कैसे, अपन इसको भी शीर्षलंब कहते हैं। जैसे अपने पास ये त्रिभुज है, अब मैं इसको भी शीर्षलंब कहूंगा यदि ये 90 डिग्री है, और मैं इसको भी शीर्षलंब कहूंगा यदि ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब यदि ऐसे आपको कहा जाए यह मध्य बिंदु था ही नहीं, तो ये लंब समद्वि विभाजन नहीं होगा, ये लंब समद्वि विभाजन नहीं होगा, समद्वि विभाजन नहीं होगा। किसकी परिभाषा ये थी? लंब समद्वि विभाजन की परिभाषा क्या थी? कि किसी रेखाखंड को दो भागों में बांटना, यानी किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, वो कहलाता है लंब समद्वि विभाजन। यहां परिभाषा क्या है? कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अब वो सम्मुख भुजा पर डालेंगे लंब तो कुछ जरूरी है मध्य बिंदु पर जाएगी, वो कहीं भी जा सकती है, अपने को केवल लंब डालना है उस शीर्ष से, तो वो कहलाएगी शीर्षलंब। शीर्षलंब के बाद आती है अपने पास संगामी रेखाएं। पांचवा आता है संगामी रेखाएं। क्या आता है? संगामी रेखाएं। अब संगामी रेखाएं क्या होती है? जिनका संगमन हो जाए। तीन रेखाएं ऐसी होती हैं जो किसी एक ही बिंदु से गुजरे। तीन रेखाएं मैंने आपको बताई, जैसे एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरे वह कहलाती है अपने पास संगामी रेखाएं, और वो जिस बिंदु से गुजरेंगी वो कहलाता है संगमन बिंदु। क्या कहलाएगा? संगमन बिंदु। ये अपने पास हो गया इसकी परिभाषा। माध्यिका की परिभाषा कंप्लीट। लंब समद्वि विभाजक हो गया, कोणों का समद्वि विभाजन, शीर्षलंब का हो गया, संगामी रेखाएं। इसके बाद परिभाषा आती है परिकेंद्र होता है। एक परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र किसे कहते हैं? भुजाओं का लंब समद्वि विभाजन जहां मिलता है। भुजाओं का, जैसे किसी त्रिभुज है मेरे पास, इसकी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मैंने लंब समद्वि विभाजक खींचा और जहां पर मिला वो इसका कहलाता है परिकेंद्र। क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। और यदि मैंने कोणों का समद्वि विभाजन कर दिया, कोणों का समद्वि विभाजन जहां मिला दिया, वो कहलाएगा अंतःकेंद्र। क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्र। और एक होता है लंब केंद्र, एक और होता है मेरे पास क्या? लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र होता है यदि तीनों शीर्षलंब, अब शीर्षलंब क्या है? शीर्षलंब है मेरे पास क्या? कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो देखो यदि तीनों शीर्षलंब जहां मिलेंगे उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। इस 10वीं प्रश्नमाला में ये सारे परिभाषाएं अपनी समाप्त होगी। इन परिभाषाओं से ही संबंधित अपने को सारे सवाल हल करने हैं। आपको एक विशेष बात बताता हूं, जैसे अपने पास एक सवाल है, एक छोटा सा त्रिभुज दे दिया, मान लो आपको त्रिभुज दे दिया जाए, जैसे ये है मेरे पास त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज है और ये मेरे पास तीनों माध्यिकाएं हैं ए बी सी, ये मेरे पास त्रिभुज है और तीन माध्यिकाएं किसी एक बिंदु जी से गुजरती है। किससे गुजरती है? जी से। और माध्यिका नंबर 1 एडी, उसके बाद बीई और ये हो गई सीएफ। तीन माध्यिकाएं हैं जो किसी बिंदु जी से गुजरती है। आपको 1 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है, इसमें पता लगाए क्या संबंध होता है। तो टोटल जो माध्यिका होती है ना, अपने पास क्या है? एडी है।
टोटल माध्यिका क्या है AD। अब इसको मैंने दो भागों में बांटा है, AG में और GD में। तो ये नहीं कहेंगे अपन कि मध्य बिंदु है, ये कोई जरूरी नहीं है। त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है, देखो त्रिभुज अपने पास लंबा भी हो गया, ये माध्यिका ये माध्यिका ये माध्यिका, तो ये रेखा बड़ी हो गई ना, तो ये मध्य बिंदु नहीं होगा। अब देखो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु हो गया ये, तो ध्यान से देखना इनमें संबंध क्या होता है। ये जो AG होता है ना, AG में संबंध होता है, वो होता है इस पूरी AD का 2/3 हिस्सा, और ये जो GD होता है वो इस AD का कितना हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा। ये इंपॉर्टेंट बात अपने पास कि AG जो होता है इस AD का 2/3 हिस्सा, और GD होता है इस AD का 1/3 हिस्सा ही है। बड़ा कौन सा है, AG है। और इनमें अनुपात पूछा जाए, AG अनुपात GD में अनुपात होता है 2:1, ये 2 के रूप में होता है और ये 1 के रूप में होता है अनुपात। तो ध्यान से सुन लेना, ये अपने 10वीं प्रश्नावली में मोस्ट इंपोर्टेंट बात अपने पास खत्म होती है। तो देखो परिभाषाएं याद कर लेना, केवल परिभाषाएं जिसके याद हो गई, बढ़िया अच्छी समझ में आ गई, वो सवाल सारे हल कर देगा। नेक्स्ट आती है अपने पास 11वीं प्रश्नावली, त्रिभुजों की रचना, ये त्रिभुजों की समरूपता। अब देखो समरूपता में क्या होता है, त्रिभुजों की समरूपता अपन करते हैं, और इसमें देखो त्रिभुजों की समरूपता ये आती है। देखो समरूपता में क्या क्या होता है, 3-4 नियम होते हैं। एक आपको आ जाए भुजा कोण भुजा, SAS समरूपता नियम। दूसरा आ जाए कोण 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 आ जाए। तीसरा आ जाए AA। अब देखो यहाँ पर कोण कोण हो सकता है, ये कहलाता है समरूपता का उपगुणधर्म। क्या कहलाता है, ये समरूपता का उपगुणधर्म कहलाता है AA। तो ध्यान से सुन लेना, ये हो गया चौथा नंबर का ASA, और एक होता है RHS, इसको बोलते हैं कौन सा नियम, ये सारे के सारे अपने पास कहलाते हैं समरूपता नियम। RHS कहलाता है सर्वांग समता का नियम। अब देखते हैं अपन क्या होता है इस प्रश्नवाला में, 11वीं प्रश्नवाला में आपको देखो बेटा 6 नंबर का प्रश्न आएगा, अवश्य आएगा 6 नंबर का प्रश्न। इस 6 नंबर के प्रश्न के लिए आपको केवल प्रमेय का अच्छे से अध्ययन करना है। और प्रमेय में आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सको तो प्रमेय नंबर 11.1 और 11.2 से लेकर इन दोनों को तो करना ही करना है, और लास्ट में आ जाना 11.8 से 11.13 तक, 11.8 से 11.13 तक ये प्रमेय आप अवश्य कर जाइए। इनमें से एक प्रमेय 100% आएगी। इसमें अथवा में एक सवाल आता है, तो अथवा में क्या आता है, एक प्रश्न तो प्रमेय का आता है और इसके अथवा में प्रश्न निकल के आता है। तो प्रश्न देखो ज्योमेट्री की प्रश्नावली अपने पास 10 से 14 है, इनमें से कोई से भी आ सकता है। अगर इसमें से भी आएगा तो एक तो आ गई प्रमेय और दूसरा आएगा प्रश्न। तो याद रख लेना, प्रश्न कोई छोटा नहीं आएगा, 6 नंबर का प्रश्न आएगा, वो प्रश्न बड़ा ही आपको मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए, ये प्रमेय आपको समझनी है बिल्कुल अच्छे से। 11.1 और 11.2 करके जानी है और 8 से 13 तक करनी है। ठीक है बच्चों, ये हो गई मेरे पास 11वीं प्रश्नावली। अब देखते हैं, देखो 11वीं प्रश्नावली में आपको प्रमेय को खुद को समझना है कैसे क्या होती है। अब देखो अपन चलते हैं 12वीं प्रश्नावली व्रत की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो व्रत में क्या होता है, कुछ मोस्ट बात होती है। जैसे ये मेरे पास क्या है, व्रत है, और ये वर्ग का क्या होती है, केंद्र बिंदु। ये क्या है मेरे पास, वर्ग का केंद्र बिंदु, वर्ग का केंद्र बिंदु होता है। अच्छा व्रत है तो व्रत में क्या क्या होती है मेरे पास, केंद्र बिंदु हो गया। अच्छा और उसके बाद बताओ ये क्या होती है मेरे पास, जीवा होती है। ठीक है, मैं ये कहा लमसम विभाजन कर दिया, जीवा है A और B, ये क्या है केंद्र बिंदु O, इसको मैं नाम दे दिया क्या, M दे दिया। तो ध्यान से सुनना, वर्ग के केंद्र बिंदु है, इस जीवा से समदूरस्थ है। ध्यान से कैसे, जीवा पर डाला गया लंब। देखो ध्यान से सुनना, वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक प्रमेय तो ये हो गई, वर्ग के केंद्र बिंदु से, वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ये एक तो ये सवाल हो गया, प्रमेय हो गई एक। दूसरा आपको कहे कि वर्ग की 2 समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, वर्ग की 2 समान जीवाएं
मान लिया ए बी है, जितना आपको ए बी दे दिया जाए उतना ही आपको क्या दे दिया जाए, सी डी। यानी वर्ग की दो समान जीवाएं ए बी बराबर सी डी है, वो केंद्र से क्या रहेगी, समदूरस्थ रहेगी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होना। केंद्र से दोनों जीवाएं, यदि दोनों जीवाएं समान हैं तो केंद्र से भी समान ही दूरी पर स्थित रहेंगी। अब ये क्या है, मेरे पास वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। जांच कर लेते हैं, जैसे अपन ने इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, सिद्ध करना है अपने को कि AM और BM बराबर है। यही तो कहा है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो दो बराबर भागों में बांटेंगे, AM बराबर BM सिद्ध करना है। तो यह देखो अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज है, OAM से समकोण त्रिभुज हो गया OAM। अपने को क्या क्या दिया कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब अपन ने डाल लिया, लंब तो दिया हुआ है ना। अब इधर देखते हैं क्या करते हैं, OA और इधर है OB, ये तो क्या हो गई अपने पास OAM, तथा दूसरा त्रिभुज है मेरे पास, त्रिभुज है OBM से। तो इधर OA बराबर होगी किसके, OB के, और बीच में ये जो OM है वो दोनों के लिए क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ। और ये क्या है, वर्ग की त्रिज्याएं, ये क्या हो गई, वर्ग की त्रिज्याएं। अब देखो क्या करते हैं, दो चीज अपने पास आ गई, ये भुजा आ गई, ये भी भुजा आ गई। तीसरा देखते हैं, ये अपने पास क्या है, 90 डिग्री है, तो कोण AMO बराबर है किसके, BMO के, कोण BMO के। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या आ रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बराबर इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण समान हो गई। और एक भुजा ले लिया अपन ने, तो ये कौन सा नियम लग गया, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज OAM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBM के। अब चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान, तो संगत भुजा कौन सी बची, AM और BM, इसलिए आप क्या लिखोगे, AM बराबर में BM। तो आपका एक कथन सिद्ध हो गया कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। उतारिए इसको। तो देखो बच्चों, ये हो गई अपने पास 12वीं प्रश्नावली की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखो प्रमेय आपको खुद को करनी है। अब देखो ध्यान से, अपन क्या करते हैं, अगली प्रश्नावली चलती है 13वीं प्रश्नावली। 13वीं प्रश्नावली अपने पास वृत्त एवं स्पर्श रेखा। तो देखिए वृत्त है अपने पास, ये मैंने लिया वृत्त, अब ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा निकालते हैं। देखो तो वृत्त पर आपको सामान्य तौर पे पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्यों, क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखा। लेकिन आपको पूछा जाए कि वृत्त पर समांतर कितनी खींची जा सकती है, तो समांतर एक बार में केवल दो ही खींची जाएंगी, ये स्पर्श रेखा होती है। देखो स्पर्श रेखा होती क्या है, आपको कहा जाए स्पर्श रेखा होती क्या है, तो वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब परिधि पर तो मेरे पास बहुत बिंदु है, परिधि पर मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं, कोई सा भी एक बिंदु लिया, मैंने एक बिंदु लिया और इस पर मैंने एक रेखा खींच दी, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। ये क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा खींची है मैंने वो कहलाएगी स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तो ध्यान से सुनना, यहां देखो केवल एक ही बिंदु पर जाएगी वो, तो एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब देखो यदि ये रेखा इस वृत्त को काट के चली जाएगी तो ये अपने पास कहलाएगी छेदन रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी, छेदन रेखा, ना कि स्पर्श रेखा। क्यों, उसने स्पर्श किया ही नहीं है, वो तो वृत्त को काट के चली गई। और मैंने क्या कहा कि स्पर्श रेखा वही होती है जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाए।
यहां पर वैसे भी देखो दो बिंदुओं को स्पर्श करके जा रही है और इसने स्पर्श नहीं किया, इसने काटा है, इसलिए कहलाती है छेदन रेखा। तो देखो ये छेदन रेखा कंप्लीट और ये स्पर्श रेखा कंप्लीट। स्पर्श रेखा जहां स्पर्श करके जाएगी वो बिंदु अपने पास कहलाएगा स्पर्श बिंदु। अब देखते हैं समांतर स्पर्श रेखा दो ही खींचेंगी, अगर मैं तीसरी खींचता हूं तो ये देखो प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? ये प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो आपस में क्या करे, काटे, वो कहलाती है प्रतिच्छेदित रेखा। तो अपने को प्रतिच्छेदित रेखा थोड़ी पढ़नी है, अपने को पढ़नी है वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा नहीं है, इसलिए आपको पूछा जाए कि वृत्त में समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? 2। और यदि आपको पूछ लिया जाए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे? अनंत। थर्ड स्थिति आती है यदि आपको पूछ लिया जाए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, देखो वृत्त है मेरे पास ये रहा और मैं कहा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल और केवल 2। ये मैंने बिंदु ले लिया P, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। वृत्त के बाहर, केवल बाहर बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान से सुनना, इस पे एक पर में भी आ जाती है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? समान होती है। जैसे मैंने कहा ये PQ है और ये PR है, ये केंद्र बिंदु हो गया O, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करें तो देखो आपको मैंने बारी प्रश्नावली में बताया कि नहीं, इसी में है कि स्पर्श रेखा को केंद्र से डाला गया लंब क्या कहलाता है? ये देखो केंद्र बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब अपन इसको सिद्ध करेंगे, मध्य बिंदु में एक रेखा खींच के अपने पास ये 2 त्रिभुज आ गए। एक तो हो गया POQ और एक हो गया POR। इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद पता लग जाएगा कि PQ बराबर किसके है? PR के। ये होगी वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची जाएगी। ये 13 प्रश्नावली हो गई। कुछ बेसिक बात, एक सवाल जरूर आएगा इसमें। देखो एकांतर वृत्तखंड और होता है एक, जैसे मेरे पास एकांतर वृत्तखंड शायद 12 में है, 12 में या 13 में। देखो आपको मैं समझाता हूं, इधर देखना ध्यान से। एकांतर वृत्तखंड क्या होता है, इधर देखिए। जैसे मेरे पास ये है वृत्त, ये है स्पर्श रेखा, मैंने एक जीवा खींच दी ऐसे, ये हो गई जीवा A और ये हो गई जीवा B। ठीक है, यहां पर मैंने एक बिंदु लिया C और एक बिंदु लिया D। ये रेखा थी मेरे पास P और ये रेखा है मेरे पास ये Q हो गई। ठीक है, अब देखते हैं एकांतर वृत्तखंड क्या होता है। तो ये जो कोण है मेरे पास, कोण ACB का, इस कोण ACB और ये कोण है इसका विपरीत BAQ, इस BAQ का, इस BAQ का एकांतर वृत्तखंड ये होगा ACB। और इधर देखूं मैं BAP, इस वाले का होगा इधर से जो बनेगा, ये आपस में कहलाते हैं एकांतर वृत्तखंड। ये जीवा खींच दी, जीवा के विपरीत बनने वाला कोण, इधर देखो एकांतर जानते हैं जेड की आकृति वाला एकांतर कोण कंप्लीट, ये जेड की आकृति का बनेगा। लेकिन देखो इधर हुआ BAQ, ये वाला कोण जितना है उतना ये कोण रहेगा। ये एकांतर वृत्तखंड में बने कोण कहलाते हैं। ये अपना देखो 12वीं और 13वीं प्रश्नावली का मैटर कंप्लीट होता हुआ। अब 14वीं प्रश्नावली आती है रचनाएं। तो बेटा देखो रचनाएं में अपने को खींचना होता है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा या उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। या तो खींचते हैं अपन उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा या खींचेंगे उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। पहले देखते हैं स्पर्श रेखा कितनी होती है, कैसे खींची जाती है। यदि आपको दे दिया जाए 2 वृत्त है मेरे पास और मैं ये कहूं कि बताइए इस पे स्पर्श रेखा कितनी खींचेगी, बताओ दोनों वृत्तों पे अनुस्पर्श रेखा। देखो मैं आपको मतलब समझाता हूं। अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा का मतलब होता है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करके जाए एक ही रेखा, वो कहलाती है अनुस्पर्श रेखा। अब दूसरा वृत्त तो इसके अंदर है, अब ये कहां से स्पर्श करेगा? यदि आपने बाहर खींच दिया, यदि आपने बाहर कोई स्पर्श रेखा खींच दी, अंदर तो खींची नहीं, और आप दोनों को सम्मिलित करना चाहते हो तो ये प्रतिच्छेदित हो गई बाहर वाले के लिए। तो यदि संकेंद्रीय वृत्त हो तो उसमें एक भी स्पर्श रेखा नहीं आएगी। और आपको दे दिया जाए, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना।
आपको कहा जाए पहला क्या है मेरे पास सम केंद्रीय वृत्त, इसमें एक भी स्पर्श रेखा नहीं आएगी, 0। आपको कहा जाए यदि वृत्त की स्थिति ऐसी आ जाए, ये देखो ये आ गया दोनों की परिधि, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन। कौन सी? एक स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को क्या करेगी? लागू करेगी। यदि दोनों वृत्त एक दूसरे के आसपास हैं तो कितनी खींची जाएगी स्पर्श रेखा? 2। ठीक है, दोनों वृत्त एक दूसरे के आसपास है तो कितनी खींची जाएगी? 2 खींची जाएगी अपने पास। आगे देखते हैं, 2 अनुस्पर्श रेखा होगी। यदि आपको पूछ लिया जाए और दोनों वृत्त ऐसे हैं बिल्कुल नजदीक, यहां तो काट रहे हैं, 2 अनुस्पर्श रेखा हो गई। अब मैंने आपको एक चीज और बताई है, ये होती है तिर्यक स्पर्श रेखा। कौन सी? तिर्यक स्पर्श रेखा, और एक होती है अनुस्पर्श रेखा। कौन सी होती है? एक तो होती है तिर्यक और एक होती है अनुस्पर्श रेखा। तो देखो इसमें तो 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं आएगी, यहां पर तिर्यक स्पर्श रेखा आना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो होगी अनुस्पर्श रेखा और ये बन जाएगी एक तिर्यक स्पर्श रेखा। और यदि ये वृत्त आपस में दूर दूर हैं तो 2 तो अनुस्पर्श रेखा बन जाएगी और 2 अपने पास क्या बन जाएगी? तिर्यक स्पर्श रेखा। तो यहां तो 1, यहां पर 2, यहां पर क्या है? 2 तो कौन सी हो गई? अनु, और 1 हो गई तिर्यक। ठीक है, इधर हो गई 2 अनु और इधर हो गई 2 तिर्यक स्पर्श रेखा। ये अपने पास स्पर्श रेखाओं की रचना ज्ञात करने का तरीका आ गया। जब भी आप चित्र बनाने जाओ, यदि आपकी ऐसी स्थिति आती है तो आप खुद समझ जाना कि कितने अपने स्पर्श रेखा बनेगी, कितनी तिर्यक स्पर्श रेखा बनेगी। अब आगे चलते हैं, देखो इसी में आपको अब ध्यान से सुनना। अनुस्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको देगा R1 भी देगा, R2 भी देगा, केंद्रों के मध्य की दूरी जिसको अपन बोलते हैं C1 C2 वो भी आपको देगा। यदि आपको अनुस्पर्श रेखा बनानी है, क्या बनानी है? अनुस्पर्श रेखा, तो आपको R1 माइनस R2 का जो वृत्त आएगा, R1 माइनस R2 का जो वृत्त आएगा वो छोटे वृत्त पर बनाना है। कौन से वृत्त पर है? छोटे वाले वृत्त पर। और यदि आपको बनानी है तिर्यक स्पर्श रेखा, कौन सी? तिर्यक स्पर्श रेखा, तो आपको R1 प्लस R2 करना है और वो जो वृत्त बनेगा वो आपको बनाना है बड़े वृत्त पर। कौन से वृत्त पर है? बड़े वृत्त पर आपको बनाना है। तो देखो बच्चों, ये हो गई 14वीं प्रश्नावली रचना। इसका बेसिक नॉलेज आपको पता हो गया। इसमें से भी 1-3 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, तो आपको केवल आपको दे दिया। और एक बात और, इसमें त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिगत वृत्त, तो वो भी आप बना सकते हैं। देखो अब ये हो गया अपना 14वीं प्रश्नावली कंप्लीट। अब इसके आगे आती है 15वीं प्रश्नावली, जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं कराई। इसका नाम है परिधि एवं क्षेत्रफल, वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr। परिधि क्या होती है मेरे पास? देखो ये होती है परिधि, ये होती है परिधि। वर्ग की परिधि, कहीं पर भी कोई भी बिंदु हो गया, वर्ग की परिधि, इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास? 2πr। इसमें आपको ध्यान से सुन लेना, कुछ बातें आपको पूछेगा, कुछ सवाल जैसे किस प्रकार के सवाल आएंगे। इसमें आपको पूछे कि वर्ग के त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल या वर्ग के वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा। तो देखो मैं आपको बता दूं त्रिज्यक खंड क्या होता है। ये देखो मेरे पास ये वृत्त है, वर्ग के केंद्र से ये त्रिज्या मैंने बनाई, ये R और ये भी R, तो ये बनता है त्रिज्याखंड। ये बनते हैं कौन सा? लघु त्रिज्याखंड। कौन सा बनेगा? लघु त्रिज्याखंड। और ये जो बच गया वो होगा मेरे पास है दीर्घ त्रिज्याखंड। कौन सा? दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, और ये त्रिज्या समान, ये लघु त्रिज्याखंड। आपको एग्जाम में केवल दे दिया जाए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको पता लगेगा ये कौन सा पूछ रहा है? लघु त्रिज्याखंड। दीर्घ का नाम देगा, दीर्घ आपको दे देगा। ये होती है चाप की लंबाई, ये होती है मेरे पास चाप की लंबाई। ये होता है मेरे पास कोण, ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2, नहीं, ओनली त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है? πr² थीटा बटे 360। और दीर्घ का पूछा जाए तो πr² माइनस πr² 360।
ये देखो, अब ये आपको यहाँ पर एक तरीका है, लघु का मेरे को दे दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, दीर्घ का पूछ रहा है तो इस पूरे वर्त में से, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर में से त्रिज्या खंड को घटा दिया, क्या आ जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आपको पूछा जाए चाप की लंबाई का सूत्र, तो देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180, ये फॉर्मूला होता है, या फिर अपन लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये तो होते हैं मेरे पास त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब होता है इसके बाद वृत्तखंड निकल के आता है। क्या निकलता है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड बनता है जीवा से, ये मेरे पास वृत्त हो गया और ये मैंने क्या खींच दी जीवा को नाम दे दिया ए बी। इस जीवा से जो भाग बना है ये होता है वृत्तखंड। क्या होता है मेरे पास है वृत्तखंड, और इसी को क्या बोलूंगा मैं लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो मेरे पास है दीर्घ वृत्तखंड, कौन सा है दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो वृत्तखंड क्या हुआ जीवाओं द्वारा बनाया, और त्रिज्याखंड क्या बना त्रिज्याओं के द्वारा बना। तो देखो वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आ गया। साइन थीटा से पिछली वीडियो देखे, प्रश्नमाला 6 करवाई मैंने, उसमें साइन थीटा में मान निकालना सिखाया था। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मैंने मान निकालने सिखाए, उससे अपन ये मान निकाल लेंगे। तो देखो, और दीर्घ वृत्तखंड आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या हो गया वृत्तखंड की बात हो गई। इसमें देखो ये आपको सवाल ऐसे पूछ ले, फिर इसी में सवाल और आते हैं छायांकित भाग ज्ञात करने का क्षेत्रफल। देखो कैसे करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, मैंने आपको सारे सूत्र तो समझा ही दिए, अब आपको दिया जाए जैसे एक होता है चतुर्थांश। देखो मैं आपको बता दूं ये मेरे पास 4 भागों में बांटा गया। अब मैं यहां से एक वृत्त खींचता हूं, तो बताओ वृत्त को मैंने 4 भागों में बांटा, क्या बना ये चतुर्थांश। क्या बना ये चतुर्थांश। तो एक भाग मेरे पास फर्स्ट चतुर्थांश कहलाएगा, सेकंड ये चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो चौथा हिस्सा है 1 2 3 4, चौथा हिस्सा है किसका वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब आगे क्या करते हैं, देखो अब छायांकित भाग की बात चल रही थी, तो देखो छायांकित भाग क्या होता है। जैसे आपको सवाल दिया जाए, ध्यान से देखना, मैं ये कहूं कि ये मेरे पास चित्र आपको बना हुआ है और इसको मैं कर दूं छायांकित, इसको मैंने क्या कर दिया छायांकित कर दिया इसको। अब आपको पूछ लिया जाए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। तो सबसे फर्स्ट में आपको ये आकृति कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है लघु त्रिज्याखंड। तो आपको छायांकित से फिर चाहे मतलब ही नहीं हो, अब अपन सीधा निकाल देंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको दे दिया जाए ऐसा सवाल और आपको ये करके, ये व्यास है और बीच में मैंने क्या बना दिया त्रिभुज, और ये छायांकित कर दिया, कौन सा कर दिया मैंने छायांकित, ठीक है। अब ये छायांकित जो किया है ध्यान से सुनना, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और ये छायांकित तो क्या करोगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे, तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये अपने पास 15वीं प्रश्नावली कंप्लीट। छायांकित भाग कैसे निकालते हैं पता लग गया। अब बेटा देखो 16वीं प्रश्नावली आती है, उसमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आता है, तो आपके पास सबको फॉर्मूले याद है। तो देखो अपने पास एक तो होता है शंकु, एक होता है बेलन और एक होता है गोला। एक होता है क्या गोला। ये 3 चीज विशेष याद रखनी होती है बस अपने को, शंकु बेलन और गोला। शंकु कौन सी आकृति का होता है, शंकुआकार आकृति ये होती है देखो, और बेलनाकार आकृति ये वाली होती है, और गोलाकार आकृति ये होती है। तो ध्यान से सुनो, शंकुआकार आकृति में अपने को त्रिज्या आर एच और एल से मतलब रहता है, केवल इन 3 चीज से मतलब रहता है। पर होती क्या है ये त्रिज्या, तो ये होती है
H सीधी वाली ऊंचाई, और L जो होती है ना वो होती है तिरछी ऊंचाई। कौन सी होती है? तिरछी ऊंचाई। तो अगर आपको पूछे कि शंक्वाकार बर्तन में कितने आधार होते हैं तो आप बताओगे कितने आधार? ओनली एक आधार, और आधार भी कौन सी आकृति का? वृत्ताकार आकृति का। ठीक है। बेलन में कितने आधार? बेलनाकार ये है मेरे पास आकृति, मान लिया ये है मेरे पास आकृति बेलनाकार। अब बेलन को आप कितने जगह से टिका सकते हो? एक घेरा और एक घेरा। ध्यान से सुन लेना, ऐसी आकृति जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार हो बेलन कहलाता है। बेलन में क्या क्या चाहिए होती है? आर और एच। गोला होता है इसमें केवल अपने को मतलब है किससे? आर से। अब इसमें विशेष क्या पूछता है प्रश्न में? विशेष ऐसा पूछता है किसी को किसी आकृति में ढालना, परिवर्तन करना, मतलब है आयतन से। मतलब क्या है? जैसे आपको कहा गया कि एक शंक्वाकार बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, अब आपको खाली करना है किसमें? बेलनाकार बर्तन में, और कह दिया जाए कि बेलनाकार बर्तन में खाली करना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना, शंकु के आयतन में बेलन के आयतन को बराबर रखोगे। क्यों? जितना पानी शंक्वाकार बर्तन में था उतना ही पानी बेलनाकार बर्तन में रहेगा। तो क्या लिखोगे? शंकु का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन हो गया। फिर अपन क्या निकालेंगे? H। तो बेलन के आयतन में जो R और पाई आएगा उसको नीचे भेज देंगे, H का मान आ जाएगा। यानी कि किसी को किसी के रूप में परिवर्तन करना आयतन कहलाता है। जैसे आपका आ जाए घनाभ। अब आपको घनाभ दे दिया जाए, घनाभ मतलब एक दीवार है, उस दीवार को अपने को बनाना है और ईंटों से दीवार बनानी है। तो देखो क्या करते हैं, आपको केवल इतना सा देगा एग्जामिनर कि दीवार की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है LBH, क्योंकि दीवार में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, और ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आए वह आकृति कौन सी होती है? घनाभ के आकार की आकृति होती है। अब ईंट है, ईंट भी कौन सी आकृति की होगी? घनाभ के आकार की, इसमें LBH। अब आपको सवाल आ जाए कि एक दीवार बनाने के लिए और दीवार की माप आपको दे दिया जाए, इस ईंट से बनानी है, ईंट की माप भी आपको दे दिया जाए और कहा जाए बताइए इतनी लंबी चौड़ी और ऊंची दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करोगे? ईंटों की आवश्यकता आपसे कैसे निकलेगी? दीवार के आयतन में किसका भाग दोगे? एक ईंट का आयतन। दीवार बड़ी है, दीवार का आयतन, इसमें भाग दोगे किसका? एक ईंट का आयतन। एक ईंट के आयतन का भाग दोगे तो ईंटों की संख्या अपने पास निकल कर आ जाएगी। ये अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो गया। तो देखो बच्चों, इस दोनों वीडियो में अपनी पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट होता हुआ है, हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पूरी देखें कृपया आपको, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे नंबर आए। इन दोनों वीडियो को जो अच्छे से देख लेगा उसके कम से कम 60 से 70 नंबर का मैटर स्वतः ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चा, यहाँ पर दोनों वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको अंकगणित समझाई है, इस वीडियो में मैंने आपको ज्यामिति और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में समझाया। इनको अच्छे से करें और दोनों वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद।